क्लेन ने यहाँ तक महसूस किया कि स्पिरिट मीडियम डेली ने मनोविज्ञान किमियागरों के संबंध में जो सिद्धांत वर्णित किया था वह समझ में आता है। मानव स्मृति केवल द्वीप थे जो समुद्र के ऊपर खुले थे, ये ज्यादा सहन नहीं कर सका। इसलिए एक व्यक्ति के आध्यात्मिक सार ने अधिकांश जानकारी को याद किया और इसे अवचेतन में बदल दिया, जिससे पूरे महासागर का निर्माण हुआ। जबकि आध्यात्मिकता में भले ही वह संपूर्ण महासागर न हो, द्वीप के आसपास का संपूर्ण समुद्री क्षेत्र भी शामिल था। दैवीय मंत्र का पाठ करने के बाद क्लेन पीछे की ओर झुक गया और चिंतन के माध्यम से सो गया। धुंधली विकृत अलग दुनिया में उसने भारी पीसने की आवाजें सुनते ही चाइनीज गेट को एक बार फिर से खुलते देखा। काले क्लासिक रीगल गाउन में कठपुतली दरवाजे के खुले हिस्से में झुक गई और उसने अपने हाथ में पकड़े कागज को खोल दिया। कागज के टुकड़े पर कई रहस्यमय चिन्ह थे जो मिलकर एक खड़ी आंख बनाते थे। सपने से बाहर निकलने से पहले क्लेन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया की विशिष्टता और उस स्मृति की सहायता से जो अभी तक धुंधली नहीं हुई थी, उसने भूरे चर्मपत्र पर छवि व्यक्त की। खड़ी नजर ने उसकी ओर देखा, वह भयावह और रहस्यमय दोनों लग रहा था। क्लेन ने सोचा और आंख के नीचे लिखा, यह उस खजाने की कुंजी है जिसे एंटीगोनस परिवार पीछे छोड़ गया था। पेन नीचे रखकर उसने अपनी आस्तीन के अंदर बंदी चांदी की चेन खोल दी। जैसे ही उसने इसे अपने बाएं हाथ से पकड़ा, पुखराज पेंडुलम अटकल कथन और रहस्यमय ऊर्ध्वाधर आंख के ऊपर स्थिर रूप से लटक गया। कोई स्पष्ट हलचल नहीं थी। क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दिमाग साफ करके वाक्य सुनाया। 7 बार के बाद उसने अपनी आंखें खोली और पुखराज को चांदी की चेन के साथ दक्षिणावर्त दिशा में छोटे छोटे वृत्तों में घूमते देखा। इसका मतलब था पुष्टि। ऊर्ध्वाधर आंख की तस्वीर वास्तव में उस खजाने की कुंजी है जिसे एंटीगोनस परिवार पीछे छोड़ गया था। क्लेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने लंबी कांस्य मेज के किनारे पर अपनी उंगलियां थपथपाई और खुद से बुदबुदाया, रे बीबर की मृत्यु के कारण एंटीगोनस परिवार का कोई वंशज नहीं बचा है। इसलिए नोटबुक मुझे उस दृष्टा को देखती है जिसने इसके साथ बातचीत की लेकिन जीवित है, इसके उत्तराधिकारी के रूप में। इसने 30625 को प्रभावित किया और खजाने की चाबी अपने पास छोड़ दी, केवल चाइनीज गेट पर मेरी शिफ्ट के दौरान मुझे दिखाने के लिए। तर्क में कोई समस्या नहीं लगती है, लेकिन यह अभी भी बहुत ठोस नहीं लगता है। नोटबुक ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि एंटीगोनस परिवार के कोई और वंशज नहीं है, और मैं उस परिवार से पूरी तरह से असंबंधित हूं। अगर मैंने उनके वंश को साझा किया होता तो मूल क्लेन ने शुरुआत में ही आत्महत्या नहीं की होती। अगर मैं कैप्टन और टीम को यह बता दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस पर गौर करने दीजिए। क्लेन ने तब एंटीगोनस परिवार के खजाने के स्थान का अनुमान लगाया, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं, कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। ठीक उसी पत्र की तरह जो सीरियस ने मिस्टर जैड को लिखा था, क्लेन केवल निश्चित हो सका कि खजाना था होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर और एवरनाइट के प्राचीन राष्ट्र से संबंधित। सभी मामलों का अनुमान लगाने के बाद क्लेन ने देखा कि जिस लाल तारे से उसने पहले प्रार्थनाएं सुनी थी, वह फिर से एक हल्का उतार चढ़ाव पैदा कर रहा था प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए, और उसने मायावी तारे को छुआ। उसने भूरे बालों वाले उस युवक को देखा जिसने फिर से अनोखा काला टाइट सूट पहना था। वह युवक शुद्ध क्रिस्टल बॉल के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और अभी भी क्लेन के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था। जानबूझकर कुछ जो तुम सीखा, अंततः एक वाक्य को समझा। प्रार्थना करो, बचाओ पिता और माता। ये वास्तव में जोतुन है। दुनिया में कहां अभी भी हजारों साल पुरानी प्राचीन वस्तु का उपयोग किया जाता है। क्या अफसोस है, विशाल के ऊपर का रहस्यमय शासक पूरी तरह से शक्तिहीन है। चाहकर भी मुझमें उन्हें बचाने की क्षमता नहीं है। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने कुछ देर और उसका निरीक्षण करने का निर्णय लिया। मैं देखूंगा कि जब मैं और अधिक जोतुन शब्दावली में निपुण हो जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं और समझ सकता हूं कि उसके पिता और मां के साथ क्या हुआ था। क्लेन ने अपनी आध्यात्मिकता को वापस ले लिया, इसे अपने चारों ओर लपेट लिया और एक वंश की शुरुआत की। जब वह अपने शयन कक्ष में लौटा तो उसने आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया, पुराने लेकिन आरामदायक कपड़े पहने और कुछ नींद लेने के लिए बिस्तर पर लेट गया। क्लेन 12:30 बजे तक सोता रहा। तभी मेलिसा ने दोपहर का भोजन तैयार किया और दरवाजा खटखटाया। काफी शानदार भोजन करने के बाद उसने मेलिसा को अपनी नई पोशाक और फिशनेट टोपी लाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर जा रही हो। क्या आज दोपहर को भी तुम्हारे पास कुछ है? क्लेन ने हैरान होकर पूछा। बेंसन सोफे पर बैठा था और अपनी व्याकरण की किताबों पर अपनी भौहें गड़ा रहा था। उसने अपना सिर नहीं उठाया, लेकिन उसकी ओर से जवाब दिया। पड़ोसी दरवाजे से श्रीमती शॉर्ट ने मेलिसा को बताया कि दोपहर में नगरपालिका हॉल में पारिवारिक मामलों के बारे में एक व्याख्यान होगा। मेलिसा ने इसमें भाग लेने और सीखने की योजना बनाई है कि इससे कैसे निपटना है दैनिक घरेलू मुद्दे। मेलिसा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सेलेना और एलिजाबेथ को अपने साथ मिला लिया। यह अच्छा है। मुझे आशा है कि व्याख्याता आपको बताएंगे कि हमारे जैसे परिवार को कम से कम एक नौकरानी रखने की जरूरत है। क्लेन ने मजाक किया। ये देखते हुए कि मेलिसा उसका खंडन करने वाली थी, उसने तुरंत कहा, हमें अपना सीमित समय अधिक मूल्यवान मामलों में निवेश करना होगा। मेलिसा स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होंठ भींचे, अपनी फिशनेट टोपी लगाए और घर से निकल गई। दोपहर 2 बजे क्लेन फिर से ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में पहुंचा। रोजन और डन स्मिथ, जो रिसेप्शन हॉल में मौजूद थे, ने एक सुर में पूछा, क्या आप घर जाकर आराम नहीं करते? क्लेन मुस्कुराया। मैं डिविनेशन क्लब जाने वाला था, लेकिन मैं कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा, इसलिए मैंने पहले यहां आने का फैसला किया। क्या होली कैथेड्रल से कोई जवाब आया है? डन ने रोजन पर एक नजर डाली और चुपचाप घूम गया। वह विभाजन के पार चला गया और अपने कार्यालय में प्रवेश किया। रोजन ने अपना चेहरा पीछे की ओर खींचा, फिर गुस्से से बुदबुदाया, सचमुच कैप्टन, शाबाश। क्लेन ने चुपचाप प्रशंसा की। उसने अपनी हंसी रोक ली और डन के पीछे पीछे उसके कार्यालय में चला गया। क्लेन ने दरवाजा बंद कर दिया और डन ने अपने धूम्रपान पाइप को सूंघा। इससे पहले कि उसने कहा, होली कैथेड्रल ने निर्धारित किया है कि गड़बड़ी एंटीगोनस परिवार नोटबुक के कारण थी, जिसे उन्होंने ग्रेड 1 सीलबंद आर्टिफैक्ट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया था। यह अफसोस की बात है। इसका मतलब है कि आप अब इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मंजूरी नहीं है। ग्रेड 1 अत्यधिक खतरनाक। केवल बिशप और नाइटहॉक टीम के कप्तानों से ऊपर के रैंक की वास्तविक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कैप्टन को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अत्यधिक खतरनाक, कोई आश्चर्य नहीं। क्लेन को पछतावा हुआ, फिर भी आराम महसूस हुआ। डन ने उस पर एक नजर डाली और जारी रखा, होली कैथेड्रल ने हमें ये जांचने के लिए कहा था कि क्या चाइनीज गेट के पीछे कोई अन्य वस्तुएं हैं जो नोटबुक द्वारा दूषित थीं।
सत्यापन के बाद केवल 30625 असामान्य था और हमने पहले ही इसकी सील बदल दी है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको कुछ और पता चला? क्लेन ने उत्सुकता से पूछने का नाटक किया। डन ने सिर हिलाया। नहीं, क्लेन ने विचार में सिर हिलाया। उन्होंने विषय जारी नहीं रखा। कुछ छोटी बातचीत के बाद उन्होंने अलविदा कहा और अपनी पाचन यात्रा जारी रखने के लिए डिविनेशन क्लब के लिए रवाना हो गए। नगरपालिका हॉल में 3 सबसे अच्छे दोस्त मेलिसा, सेलेना और एलिजाबेथ दरवाजे के पास बैठकर व्याख्यान शुरू होने का इंतजार करने लगा। सेलेना ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया, अगर वह खराब व्याख्यान देती है तो हम चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। एलिजाबेथ तुरंत सहमत हो गई, चलो हैरोड्स में खरीदारी करने चलते हैं। कुछ समय बाद व्याख्याता, जिसके गाल अपेक्षाकृत ऊंचे थे, लकड़ी के मंच पर चले गए। उसने अपना गला साफ किया और कहा, सुप्रभात दयालु परोपकारी महिलाओं, मैं जेवियरा हेडा हूँ। आज मैं आपके साथ जो साझा करने जा रही हूँ वो पारिवारिक खर्चों के प्रबंधन में मेरे अनुभव हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला ये कि परिवार कैसा हो, 100 पाउंड की वार्षिक आय में भोजन, आवास, कपड़े और सहायकों को नियुक्त करना संतुलित होना चाहिए। दूसरा ये होगा कि सालाना 200 पाउंड कमाने वाले परिवार को अधिक सभ्य दिखने के लिए अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। मेलिसा ने ध्यान से सुना। उसके भाइयों की वार्षिक आय उसकी उंगलियों पर थी। ये पहले से ही 200 पाउंड से अधिक है। उसने सोचा, आधा राहत में और आधा डर में। वह अपने वर्तमान जीवन से राहत और संतुष्ट थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि जीवन का ये तरीका पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। इस समय शराब से लाल बालों वाली सेलेना ने अपना मुंह ढक लिया। उसने चुपचाप अपनी 2 सहेलियों से कहा, ऐसा लगता है कि वह तूफानों के देवता में विश्वास रखती है। उसने विंडस्टॉर्म बैज पहन रखा है। मेलिसा ने नजर घुमाई और जेवियरा को अपनी बाईं छाती पर हिंसक हवाओं और तूफानी लहरों को दर्शाने वाला एक बैज पहने हुए देखा। उसने तुरंत समझाया, श्रीमती शॉर्ट जिन्होंने मुझे इस सेमिनार के बारे में बताया था, वह भी लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की अनुयायी हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अजीब है कि वक्ता भी एक अनुयायी है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई समस्या है। हम यहाँ ये सीखने के लिए हैं कि बजट कैसे बनाया जाए। एलिजाबेथ ने मेलिसा से सहमति जताई। लेकिन मेलिसा के अलावा हमें अपने परिवारों के वित्त को नियंत्रित करने की न तो जरूरत है और न ही हमें इसका अधिकार है। सेलेना चिल्लाए। एलिजाबेथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, लेकिन हम अंततः शादी करेंगे और अपना परिवार बनाएंगे। दानव दर्पण भविष्यवाणी की घटना के बाद सेलेना एलिजाबेथ से थोड़ा डर गई थी। उसने शर्मिंदगी में सिर हिलाया और ध्यान से व्याख्यान सुनने का नाटक किया। व्याख्याता जेवियरा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, किसी भी प्रकार के बजट का आधार घर के पुरुषों की राय का सम्मान करना है। वे आय का स्रोत हैं, परिवार का आधार हैं। उन्हें चिंता, तनाव का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए समाज में परेशानियां और अव्यवस्था, हमें एक शांत घर बनाना होगा जो बाहर की परेशानियों से मुक्त हो। इससे उन्हें घर आने पर आराम मिलेगा, उनकी आत्माएं शुद्ध हो सकेंगी, उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक तैयार होने दें। तो जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक, समाजशास्त्री, मानविकी विद्वान और अर्थशास्त्री श्री लेउमी ने एक बार कहा था, एक महिला घर की देवदूत होती है। और सेलेना ने उसके गाल पर हाथ फेरा। उद्धरण चिन्ह। उसने थोड़ा उत्साह के साथ फुसफुसाते हुए अपने डिंपल का पता लगाया। लेउमी, वो व्यक्ति जिसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। एलिजाबेथ जवाब देने से पहले झिझकी, लेकिन वो तूफानों के देवता का विश्वासी है। इस बिंदु पर व्याख्याता जेवियरा ने आगे कहा, श्री लेउमी हमें ये भी बताते हैं कि जब बुद्धि और तर्क की बात आती है तो महिलाएं स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण होती हैं। उस स्थिति में वे स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं कि उन्हें पिता और पति के फैसले को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, जैसा कि चचका। एक ऐसा वर्णन सुनने के बाद मेलिसा, सेलेना और एलिजाबेथ अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। चल, अंततः सेलेना ने सुझाव दिया। मेलिसा और एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। ठीक है। उन्होंने अपनी ढकी हुई टोपियां ली और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए निकलने की कोशिश में बगल के दरवाजे की ओर झुक गए। जब वे सावधानी से बाहर पहुंचे और अंततः सीधे खड़े हो सके तो उन्हें अचानक छोटे हॉल से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मेलिसा ने सहजता से हॉल की ओर देखा। उसने श्रीमती शॉर्ट के साथ साथ कई अन्य महिलाओं को तालियां बजाते देखा। ओह, महिला की स्तुति करो। मेलिसा ने सांस छोड़ी। उसने सेलेना और एलिजाबेथ के साथ असहज स्थिति छोड़ दी। क्या हमें हैरोड्स जाना चाहिए? सेलेना ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सुझाव दिया। वह पहले ही भूल चुकी थी कि अभी क्या हुआ था। मेलिसा के कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। मैं पढ़ाई के लिए घर लौटने की योजना बना रही हूँ। अध्ययन करो। सेलेना अपने शराब लाल बालों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जैसे कि वह अपने नियमित जीवन में लौटाए हो। इसके अलावा मुझे ब्रेड, बीफ, आलू और फल भी खरीदने हैं। क्लेन को आज काम करने की जरूरत है। बेंसन नगरपालिका पुस्तकालय गया था। तो हाँ, मुझे वापस जाना होगा। मेलिसा को अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी पाठ्यपुस्तकों, अपने गिया और स्प्रिंग से कितना प्यार करती थी। सेलेना ने असामान्य रूप से अजीब मेलिसा से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। उसने एलिजाबेथ की ओर देखा और कर्तव्यनिष्ठा से मुस्कुराए, क्या हम एक साथ हैरोड्स जाएंगे? भले ही मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी है, फिर भी विंडो शॉप करना अद्भुत है। जरूर। एलिजाबेथ ने सुझाव स्वीकार कर लिया, फिर लापरवाही से पूछा, मेलिसा, क्या तुम्हारे भाई क्लेन को रविवार को काम करना पड़ता है? हाँ, वह सोमवार को आराम करता है, आम कामों से अलग। मेलिसा ने अनजाने में अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ने के बाद क्लेन ने होव स्ट्रीट के लिए एक सार्वजनिक गाड़ी ली। उसने एंटीगोनस परिवार के खजाने के मुद्दे के बारे में न सोचने के लिए अपनी भावनाओं को दबाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपना ध्यान वापस अभिनय के मामले पर केंद्रित करने की कोशिश की। जितनी जल्दी हो सके औषधि को पूरी तरह से पचाना महत्वपूर्ण था। खुद को सुधारना बेहद महत्वपूर्ण था, चाहे वह किसी भी समय हो। एक दृष्टा के रूप में अभिनय है। मैं पर्याप्त पेशेवर नहीं हूँ। फूडहॉलिक साम्राज्य में भविष्यवक्ताओं को कुछ भी पूरा करने से पहले हर समय पंचांग देखना पड़ता था। क्लेन ने एक गाड़ी के अंदर बैठते हुए अपनी छड़ी पकड़ रखी थी। यदि आज डिविनेशन क्लब की यात्रा करना उसके लिए फायदेमंद होगा तो उसने दिव्यता करने का निर्णय लिया था। यह एक दृष्टा के लिए अधिक उपयुक्त था। जैसे ही वह गाड़ी से उतर रहा था, क्लेन ने एक आधा पेंस का सिक्का निकाला। उसकी दृष्टि का क्षेत्र संकुचित हो गया, उसकी पुतलियां गहरी होती गई क्योंकि वह चुपचाप पड़ता रहा। आज डिविनेशन क्लब में जाना उपयुक्त है। आज डिविनेशन क्लब में जाना उपयुक्त है। अल्पविराम, डांग। क्लेन ने सिक्का ऊपर उछाल दिया।
उसने सिक्के के घूमने की ओर नहीं देखा, बल्कि शांति से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। थैंक। आधा पैसा उसकी हथेली के बीच में गिरा। इस बार आधा नंबर ऊपर की ओर था। नंबर सामने आने से इसका मतलब है कि आज डिविनेशन क्लब में मुझे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ेगा। क्लेन ने सड़क के विपरीत दिशा में मुड़ने से पहले एक पल के लिए सोचा। वह डेफोडल स्ट्रीट की ओर जाने वाली सार्वजनिक गाड़ी का इंतजार कर रहा था। वह और भी अधिक एक धोखेबाज की तरह महसूस करने लगा। होवे स्ट्रीट एरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर के प्रवेश द्वार पर सेलेना इमारत में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक वह ठिठक गई और उसने किनारे की ओर देखा। क्या कुछ हुआ? एलिजाबेथ ने हैरान होकर पूछा। सेलेना ने अपने गाल फुलाए और कहा, एलिजाबेथ, मैंने अपने रहस्यवाद शिक्षक श्री विंसेंट के बारे में सोचा। वह मेरे जन्मदिन के बाद सुबह ही मर गए। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने उनके गुप्त मंत्रों पर नजर रखी और उनका इस्तेमाल किया? इसके कारण मैं हमेशा दोषी और असहज महसूस करता हूँ। इसके अलावा मैं हाल ही में काफी बदकिस्मत रहा हूँ। इसलिए एलिजाबेथ ने चुपचाप पूछा। सेलेना ने अपने होंठ चबाए और कहा, मैं वहां डिविनेशन क्लब में एक भविष्यवाणी करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मिस्टर विंसेंट की मौत का मुझसे कोई लेना देना है या नहीं। मेरे जन्मदिन के भोज में जो कुछ हुआ उससे मुझे ये कड़वी अनुभूति हो रही है कि एलिजाबेथ मुझसे कुछ छिपा रही है। मुझे टैक्सीडो पहने हुए व्यक्ति की पीठ याद है। क्या आप स्वयं इसका अनुमान नहीं लगा सकते? एलिजाबेथ ने आश्चर्य से पूछा। सेलेना ने अपने पिता की नकल करते हुए आह भरी। मैं अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक है, चलो पहले डिविनेशन क्लब चले। एलिजाबेथ अपने मित्र की बात मान गई। वे किनारे की ओर चले गए और सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल पर डिविनेशन क्लब की ओर बढ़ गए। नमस्कार, शुभ दोपहर मिस एंजेलिका, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। सेलेना ने स्वागत क्षेत्र में एक जीवंत अभिवादन किया। एंजेलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप दोपहर के भोजन के बाद आते हैं, आप मुझे यहीं पा सकेंगे। सेलेना ने हनास विंसेंट की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने से पहले एक दूसरे को बधाई दी। फिर उन्होंने कहा, मुझे एक भविष्यवाणी करने की जरूरत है। आप क्लब के नियमों को जानते हैं। यहाँ इसे करने के इच्छुक सदस्यों की सूची है। ये सप्ताहांत है, इसलिए हमारे अधिकांश सदस्य यहाँ हैं। एंजेलिका ने घड़ी की कल की तरह समझाया। सेलेना और एलिजाबेथ ने नामों और विवरण की सूची को एक साथ स्कैन करते हुए अपना सिर एक साथ झुका लिया। सेलेना ने उत्साहित होकर कहा, मैं सीधे तौर पर अपने शिक्षक से पूछती थी, ये सोचकर कि क्लब में पिछले साल की तुलना में इतने अधिक सदस्य होंगे जो भविष्यवाणी करने के इच्छुक होंगे। अचानक वह कुछ सेकंड के लिए रुकी और हैरान होकर बोली, क्लेन मोरेटी, क्या ये नाम मेलिसा के भाई जैसा नहीं है? एलिजाबेथ ठिठक गई। उसने बार बार क्लेन मोरेटी नाम को देखा और सिर हिलाया। ये सच है मिस एंजेलिका, क्या यह मिस्टर क्लेन मोरेटी आसपास है? सेलेना ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा। एंजेलिका ने सिर हिलाया। क्षमा करें, मिस्टर मोरेटी आज क्लब में नहीं आए। ठीक है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। सेलेना को उस व्यक्ति को न देखने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपने दोस्त पर हंसी। मुझे पता है कि यह मेलिसा का भाई नहीं हो सकता है, लेकिन इस नाम को देखकर मैंने स्वाभाविक रूप से एक अखबार के बारे में सोचा, इंटेस प्रेस के लिए एक योग्य शीर्षक। इंटेस प्रेस की स्थापना सम्राट रोसेले ने की थी, जो अपनी ध्यान खींचने वाली सुर्खियों के लिए प्रसिद्ध थे। यह उत्तरी महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों में से एक था। एलिजाबेथ ने लापरवाही से पूछा, कौन सा शीर्षक? सेलेना ने अपना गला साफ किया और कहा, क्या यह नैतिकता का पतन है या समाज की समस्या है? इतिहास स्नातक वास्तव में आजीविका कमाने के लिए सप्ताहांत में भविष्यवाणी करता है। एमएल या ऑन एजुकेशन से अनुकूलित। बैकलियन, महारानी बरो। ऑड्रे हॉल एक हवादार कोने में एक निलंबित कुर्सी पर बैठी और सूरज के नीचे खिल रहे फूलों को देखा। उसने फोर्स वॉल के अनुरोध के बारे में सोचा। विस्काउंट ग्लेंट के अनुसार वास्तव में जियो डेरेचा नाम की एक युवा लड़की को बैकलुन के नॉर्थ बरो में स्थित एक अस्थायी जेल में कैद किया गया था। उन पर वित्तीय संघर्ष के कारण एक सभ्य सज्जन के खिलाफ गंभीर हमले का आरोप लगाया गया था। उसने उस आदमी को बिस्तर पर धकेल दिया और वह फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। इसके संबंध में फोर्स का स्पष्टीकरण ये था कि वह सज्जन एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, बल्कि बैकलुन के ईस्ट बरो में एक गिरोह का मुखिया था। वह सूदखोर होकर जीविकोपार्जन करता था। घटना का कारण ये था कि जब उधारकर्ताओं में से एक को पता चला कि ब्याज उसकी अपेक्षा से कई गुना अधिक था, इतना अधिक कि दिवालिया होने के बाद भी पैसे की राशि वापस करना असंभव था। जब सज्जन के साथ उनकी चर्चा बेनतीजा रही तो उन्होंने प्रसिद्ध मध्यस्थ जियो डेरेचा से मुलाकात की। उन्हें उम्मीद थी कि वह दूसरे पक्ष को ऋण के अनुचित हिस्से को माफ करने के लिए राजी कर सकेंगी। उस सज्जन ने जियो डेरेचा के मध्यस्थता के प्रयासों पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी और यहाँ तक कि उस रात उधारकर्ता की पत्नी और बच्चों को पकड़ने की धमकी भी दी। इसलिए जियो डेरेचा ने रणनीति बदल दी और भौतिक साधनों का उपयोग करना चुना। संयोगवश उसने उस आदमी को गंभीर क्षति पहुंचाई। विस्काउंट ग्लेंट ने मामले की जांच की और पुष्टि की कि फोर्स वॉल सच कह रहा था। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि गैंगस्टर ने अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण खो दिया है। इसके अलावा आधी रात को किसी के आने के बाद कर्जदार का कर्ज माफ कर दिया गया। जियो डेरेचा के लिए दया की गुहार लगाने के लिए अभियोजक को एक बयान भेजा गया था। हालांकि इतनी गंभीरता के हमले के मामले को तब भी नहीं हटाया गया जब पीड़ित ने मुकदमा न चलाने का फैसला किया। ग्लेंट इस समस्या को सामान्य तरीकों से हल करना चाहता था। उसने लोगों को उन वकीलों से बात करने के लिए भेजा जिनसे वह परिचित था, लेकिन उन्हें केवल हल्की सजा मिलने का भरोसा था। लेकिन जब तक वह सजा नहीं पाती, उसे अपराध से बरी करना बहुत मुश्किल होगा। एक मेडिकल प्रमाणन जिसमें कहा गया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से अविकसित है। ऑड्रे ने अपने दोस्त की राय के समर्थन में झुकते हुए खुद से बुदबुदाया। उनके लिए फोर्स वॉल और जियो डेरेचा के साथ कोई संबंध न रखना ही सबसे अच्छा था। टेरो क्लब के बाद से ऑड्रे को लगा कि वह अब एक मासूम और भोली युवा महिला नहीं रही। कल रात काउंट वुल्फ के आवास पर एक नृत्य होगा। मुझे ग्लेंट को वकील के सुझाव के अनुसार कार्य करने के लिए कहना चाहिए। निर्णय लेते समय ऑड्रे ने थोड़ा सिर हिलाया। लोन साम्राज्य में वकील या तो बैरिस्टर या सॉलिसिटर थे। उत्तरार्ध को अदालती मामलों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी और सबूत इकट्ठा करने, शामिल पक्षों से बात करने, अपने ग्राहकों की ओर से वसीयत स्थापित करने, संपत्ति आवंटन की निगरानी करने और कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। बेशक वे सबसे बुनियादी मजिस्ट्रेट अदालत में उपस्थित होने और साधारण मामलों का बचाव करने के लिए अपने ग्राहकों का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। दूसरी ओर बैरिस्टर साक्ष्यों पर शोध करने और अदालत में अपने मुवक्किलों का बचाव करने के लिए जिम्मेदार थे।
लोन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार उन्हें वस्तुनिष्ठ रवैया बनाए रखना था ताकि वे वादी से सीधे संपर्क न कर सके। स्थिति की पूरी समझ हासिल करने के लिए वे केवल अपने सहायकों, जो वकील थे, के माध्यम से उनसे संवाद कर सकते थे। वे सभी सच्चे कानून विशेषज्ञ थे जिनके पास उत्कृष्ट संचार कौशल था और वे बहस में कुशल थे। निश्चिंत ऑड्रे ने बाहर अंधेरे में छुपे रंग बिरंगे फूलों को देखा, तभी उसे कुछ याद आया। मेडिकल प्रमाणन में कहा गया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम थी। मनोचिकित्सक। यदि मनोविज्ञान कीमियागरों ने अभिनय को समझ लिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि वे मनोचिकित्सकों के बीच पाए जा सकते हैं? ऑड्रे को लगा कि उसके विचारों की श्रृंखला सही रास्ते पर है और उसकी आंखें एक चमकदार रत्न की तरह चमक रही थीं। तभी उसने अपने गोल्डन रिट्रीवर सूसी को फूलों की झाड़ियों के पीछे उस स्थान पर छिपते हुए देखा जहां केवल माली ही पहुंच सकता था। सूसी, वह क्या कर रही है? ऑड्रे छाया में छिप गई और अचंभित होकर देखने लगी। गोल्डन रिट्रीवर की सूंघने की क्षमता उसके चारों ओर लगे फूलों के कारण भ्रमित हो गई थी, जिससे वह अपने पीछे अपने मालिक को नोटिस करने में विफल रही। उसने अपना मुंह खोला और ऐसी ध्वनियां निकाली जो किसी के अपनी आवाज के अभ्यास के समान थी। फिर इससे आसपास की हवा ऐसे शब्दों में कंपन करने लगी जो झटकेदार और मधुर नहीं थे। हेलो, पूछा सूसी, तुम बात कर सकती हो? आपने बात करना कब सीखा? गोल्डन रिट्रीवर डर के मारे उछल पड़ी और अपने मालिक की ओर देखने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने घबराकर और बहुत तेजी से अपनी पूंछ हिलाई। उसने आसपास की हवा को कंपाते हुए कुछ बार अपना मुंह खोला और बंद किया। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं। आखिरकार मैं एक कुत्ता हूं। ये सुनकर ऑड्रे के पास अचानक शब्द नहीं बचे। सोमवार की सुबह क्लेन ने अपने रहस्यवाद ज्ञान को संशोधित और समेकित करने की अपनी योजना का पालन किया। फिर वह सार्वजनिक गाड़ी से खोए विश्वविद्यालय गया। वह श्रीमान से मेलजोल बढ़ाना चाहता था, अजिक और पता लगाए कि वह वास्तव में क्या जानता था। इतिहास विभाग की 3 मंजिला ग्रे इमारत में क्लेन और उनके शिक्षक कोहेन क्वेंटन ने कुछ देर तक बातचीत की और होनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर ऐतिहासिक खंडहरों के बारे में अपनी जानकारी का आदान प्रदान किया। कुछ भी नया नहीं सीखने के कारण जब उनके गुरु कुछ मामलों को संभालने के लिए चले गए तो उन्होंने तिरछे विपरीत कार्यालय में प्रवेश करने का अवसर जब्त कर लिया। फिर वह अजिक की मेज पर चला गया। लेक्चरर कुछ मामलों की देखभाल के लिए पीछे रुके थे। मिस्टर अजिक, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं? उसने उस आदमी से पूछा जिसकी त्वचा सांवली थी, चेहरे की कोमल विशेषताएं और उसके दाहिने कान के नीचे छोटा सा तिल था। उसने अपनी टोपी उतार दी और झुक गया, ऐसी आंखों से जो जीवन के उतार चढ़ाव को देख रही थी। अजिक ने अपनी किताबें ठीक की और उत्तर दिया, जरूर, चलो खोए के किनारे टहले। ठीक है। क्लेन ने अपनी छड़ी पकड़ी और 3 मंजिला भूरे रंग की इमारत से बाहर उसका पीछा किया। रास्ते भर उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी। दोनों में से कोई नहीं बोला। जब बहती नदी का पानी उनकी दृष्टि में आया और वहां से कोई शिक्षक या छात्र नहीं गुजर रहे थे तो अजिक अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपना शरीर आधा घुमाया, क्लेन का सामना किया और पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? क्लेन काफी देर तक चुप रहा और अपने प्रश्न पूछने के कई चतुर तरीकों के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने उन सभी को छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने खुलकर बात की और सीधे पूछा, मिस्टर अजिक, आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं, एक सम्मानित सज्जन व्यक्ति हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझमें क्या देखते हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि आप क्या जानते हैं। मैं संदर्भ दे रहा हूं, पिछली घटना जब आपने कहा था कि मेरे भाग्य में कुछ असंगत है। अजिक ने अपना बेत नीचे रख दिया और हंसते हुए आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने सीधे होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे जवाब दूं। सच कहूं तो आपके भाग्य में असंगति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मैं देख सकता था। इसके अलावा मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्लेन ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन आप कैसे बता सकते हैं? मैं नहीं मानता कि यह अटकल से निकला है। अजिक ने खोए नदी की ओर तिरछी नजर से देखा। उसके स्वर में कुछ धुंधलापन था। नहीं क्लेन, तुम नहीं समझ रहे हो। अटकल उस तरह के स्तर तक पहुंच सकती है। ये केवल भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। निस्संदेह मेरी भविष्यवाणी तो महज एक बहाना थी। कुछ लोग विशेष होते हैं, वे कुछ अजीब क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूं। आपको लगता है? क्लेन ने उस शब्द को तीव्रता से पकड़ लिया जो दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था। हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके साथ पैदा हुआ था। शायद मेरी क्षमता की कीमत खुद को भूल जाना, अपने अतीत को भूल जाना, अपने माता पिता को भूल जाना है। नदी की ओर देखते ही अजिक की आंखों में उदासी के बादल छा गए। क्लेन की उलझन बढ़ती जा रही थी। अतीत को भूल जाएं। अजिक बिना किसी हास्य के मुस्कुराया। बैकलुंड विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रवेश करने से पहले मेरी अधिकांश याददाश्त खो गई थी। मुझे केवल अपना नाम और कुछ बुनियादी ज्ञान याद था। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी मेरे पहचान दस्तावेज थे, अन्यथा मैं शायद बेघर हो गया होता। इन सभी वर्षों में मैंने अपने पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके अपने माता पिता को खोजने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला, भले ही मैं भाग्य का एक कोना देख सका। विश्वविद्यालय में अपने कुछ वर्षों के दौरान मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ अजीब लेकिन अनोखी शक्तियां हैं, शक्तियां जो सामान्य ज्ञान से परे जाती हैं। क्लेन ने ध्यान से सुना और पूछा, मिस्टर अजिक, तुमने अपनी याददाश्त क्यों खो दी? नहीं, मेरा मतलब है, क्या आपको पता चला कि आपने अपनी याददाश्त क्यों खो दी? उन्हें संदेह था कि श्री अजिक लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के सदस्य थे जिन्होंने अपनी यादें खो दी थी, और वह एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर भी हो सकते हैं जो आयोजित किया गया था एक औसत से ऊपर की स्थिति। यह एक गुप्त संगठन था जिसमें मॉन्स्टर और सूटसेयर के लिए औषधि अनुक्रम थे। यह एक ऐसा संगठन था जो मुख्य रूप से गुरु शिष्य संबंधों के माध्यम से पारित हुआ था। नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं अभी सोया था। मैं अतीत में जो कुछ भी हुआ वह सब भूल गया हूँ। वह हाथ में बेत लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा। चलते चलते वह बोला, बैकलैंड छोड़ने के बाद मैंने सपने देखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सी अजीब चीजों के बारे में सपना देखा। सपने, मैं सपनों की व्याख्या करने में अच्छा हूँ। बातचीत क्लेन की विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी क्योंकि उसने तुरंत पूछा, कैसा सपना? अजिक ने हल्की सी हंसी उड़ाई और कहा, बहुत सारे तरह तरह के सपने। कभी कभी मैं एक अंधेरे मकबरे के आंतरिक भाग का सपना देखता था। मैं लाशों से भरे प्राचीन ताबूतों का सपना देखता था। उनकी पीठ से सफेद पंख निकले होंगे। कभी कभी मैं खुद को कवच से ढका एक शूरवीर होने का सपना देखता था जो दुश्मन की ओर बढ़ते हुए 3 मीटर लंबा भाला पकड़ता था। कभी कभी मैं सपने में खुद को एक सामंती स्वामी, एक अमीर और उपजाऊ जागीर, एक सुंदर पत्नी और 3 बच्चों के साथ देखता हूँ।
कभी कभी मैं खुद को एक आवारा, बारिश में कीचड़ भरी सड़क पर चलते हुए, ठंड और भूख महसूस करते हुए देखता हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को एक बेटी होने का सपना देखता हूँ। पिछले बच्चों की तुलना में एक अलग बेटी। उसके लंबे चिकने काले बाल होंगे और वह मेरे द्वारा बनाए गए झूले पर बैठने का आनंद लेती है। वह हमेशा मुझसे मिठाइयां मांगती है। कभी कभी मैं सपने में खुद को फांसी के तख्ते के पास खड़े हुए एक मृत शरीर की ओर देखते हुए देखता हूँ जो लटका हुआ है। अजिक को पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए सुनकर क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि वह सपनों की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि उसके विभिन्न सपने विपरीत, विरोधाभासी का प्रतीक है बातें। अजिक ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली क्योंकि उसकी आवाज अब अलौकिक नहीं लग रही थी। दक्षिण में फेनापोटो साम्राज्य धरती माता में विश्वास करता है और चर्च ऑफ मदर अर्थ इस विश्वास को बढ़ावा देता है। उनका मानना है कि हर जीवन एक पौधा है जो पृथ्वी से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, समृद्ध होता है और सूख जाता है। जब वे सूख जाते हैं, ये जीवन धरती पर गिरते हैं और मां के आलिंगन में लौटाते हैं। आने वाले वर्ष में वे फिर से बढ़ते हैं। वे साल दर साल खिलते और फिर मुरझा जाते। जिंदगी ऐसी ही है, एक के बाद दूसरी जिंदगी। कभी कभी मैं इस अवधारणा पर विश्वास करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मेरा मानना है कि अपनी विशिष्टता के कारण मैं पिछले जन्मों और उससे पहले के जीवन का सपना देख सकता हूँ। इस बिंदु पर उसने क्लेन की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मैंने पहले कोहेन को इस बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका कारण यह है कि मैं। अजिक रुका और मुस्कुराया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा पहले का विवरण पर्याप्त सटीक नहीं था। आपके भाग्य में असामंजस्य ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो मैं देख सका। मैं एक और चीज भी देख सकता हूँ। क्लेन, अब तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। आपके पास एक असाधारण, अजीब शक्ति है जो मेरे जैसी ही है। श्री अजिक बता सकते हैं कि मैं एक बेयोरा हूँ। उसकी क्षमता वास्तव में शक्तिशाली है। ईमानदार उत्तर देने से पहले क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया। हाँ, उन्होंने जोड़ने से पहले कुछ देर सोचा। वेल्च और नाया के साथ जो हुआ उसके कारण ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। अजिक ने आह भरी। पुलिस के उस समूह में असाधारण शक्तियों वाले दो लोग थे जो मुझसे और कोहेन से पूछताछ करने आए थे। यह शायद कैप्टन और लियोनार्ड थे। वे वेल्च के मामले के प्रभारी थे। क्लेन ने अजिक को बीच में न रोकते हुए थोड़ा सिर हिलाया। अजिक ने अपना बेत उठाया और कहा, आपको उनके घेरे में प्रवेश करना चाहिए था। मुझे आशा है कि आप मेरी उत्पत्ति के सुराग खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो बस इसे नोट कर ले, कोई सुराग। इतना कहने पर अजिक ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। मैं असाधारण शक्तियों वाले किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिना अतीत वाले व्यक्ति में क्या भावनाएं होती हैं। आप एक विशाल महासागर में तैरती नाव की तरह हैं। सबसे भयानक बात तूफान का सामना न करना है, लेकिन सक्षम न होना है बंदरगाह ढूंढने में समर्थता। आप बस एक के बाद एक आपदाओं का सामना कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। कभी शांति और सुरक्षा महसूस नहीं होगी। नहीं मिस्टर अजिक, मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है क्योंकि मैं भी ऐसी ही स्थिति में हूँ। मेरे लिए सौभाग्य से मेरे पास मूल क्लेन, साथ ही मेलिसा और बेंसन के स्मृति टुकड़े हैं। क्लेन ने पूछने से पहले चुपचाप उत्तर दिया, मिस्टर अजिक, जब आपके पास इतनी जादुई क्षमता और खोज है तो आप एक समान समूह में शामिल क्यों नहीं हुए खुद सुराग के लिए। अजिक ने क्लेन की आंखों में देखा और आत्मनिंदा भरी मुस्कान बिखेरी। क्योंकि मैं डरता हूँ, मैं मौत से डरता हूँ। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे इस तरह जीवन जीने की आदत हो गई है। मुझे अपना जीवन पसंद है। मुझमें ये जोखिम लेने का साहस नहीं है, इसलिए मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। क्लेन ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने वादा किया, अगर मुझे कोई सुराग मिलता है तो मैं विशेष ध्यान दूंगा। ठीक है, हमें कार्यालय लौट जाना चाहिए। जब कोहेन का काम खत्म हो जाएगा तो हम उसके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। क्या आपको याद है, विश्वविद्यालय में ईस्ट बालम रेस्तरां काफी अच्छा है। हे, मेरी दावत। अजिक ने अपनी छड़ी उठाई और एक दिशा की ओर इशारा किया। क्षमा करें, मुझे वास्तव में उसकी कोई स्मृति नहीं है। अध्ययनरत मूल क्लेन ईस्ट बालम रेस्तरां का खर्च कैसे उठा सकता था। भले ही वेल्च इलाज कर रहा हो, फिर भी वह इतनी महंगी जगह पर जाने से इनकार करेगा। क्लेन ने अपनी टोपी दबाई और भूरे पत्थर की इमारत के तीसरे स्तर पर लौटाया जिसमें अजिक के साथ इतिहास विभाग था। कुछ कदम बाद अजिक अचानक बोला, विश्वविद्यालय में अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं ग्रीष्म अवकाश पर रहूंगा। आप मुझसे मेरे घर पर मिल सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं। क्लेन ने सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, मिस्टर अजिक, मैंने सोचा था कि आप छुट्टियां बिताने देसी में जाएंगे। नहीं, इस समय दक्षिण में बहुत गर्मी है। मुझे तथाकथित धूप सेंकना पसंद नहीं है। मेरी त्वचा का रंग देखो, यह आसानी से काला हो जाता है। मैं फेसेक के उत्तर में विंटर काउंटी जाना पसंद करूंगा, स्की करने, दर्शनीय स्थल देखने या सील का शिकार करने का साम्राज्य। अजिक, जिसकी त्वचा का रंग तांबे जैसा था, जवाब देते समय मुस्कुराया। मैं भी। क्लेन, जो अभी अभी नाइटहॉक्स में शामिल हुआ था, ने ईर्ष्या का भाव प्रकट किया। दोपहर के भोजन के बाद क्लेन घर लौटा और अपने पुनरीक्षण और आकर्षण और ताबीज का अध्ययन शुरू करने से पहले एक झपकी ली। उसे आशा थी कि वह उन्हें जल्दी से समझकर ऐसी वस्तुएं बनाएगा जिनका उपयोग कम से कम युद्ध में किया जा सके और उसकी मदद की जा सके। जब दोपहर के 3 बजने वाले थे, क्लेन ने अपना सामान पैक किया और कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दिया। राजसी दिव्य हॉल में भूरे कोहरे के ऊपर एक लंबी प्राचीन धब्बेदार मेज बैठी थी। क्लेन सम्मान की सीट पर बैठा था, उसका चेहरा घने कोहरे से ढका हुआ था। उन्होंने अभी भी स्पष्ट जस्टिस और द हैंडमैन को देखा जब वे अपनी निर्धारित सीटों पर दिखाई दे रहे थे। हम मिस जस्टिस की भावनाएं बहुत स्थिर नहीं लिखती, चिंता, बेचैनी और थोड़ा खोया हुआ। क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन से टैरो क्लब की एकमात्र महिला सदस्य को देखा। ऑड्रे हॉल की भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सूसी के अचानक भाषण से वह बेहद चौंक गई। उसने अपने भविष्य की कल्पना एक महान जासूस या प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के रूप में की थी जो अपनी सहायक सूसी को साथ लाएगी, लेकिन अगर वह कुत्ता जासूस सूसी बन जाए जो अपनी सहायक मिस ऑड्रे को साथ लेकर आए, तो ये थोड़ा नहीं होगा, ये सीधे तौर पर अजीब होगा। यह मुझे खो देता है। ऑड्रे अचानक सीधी बैठ गई। वह मिस्टर फूल और द हैंडमैन से मदद के लिए अनुरोध करना चाहती थी, लेकिन वह उन शब्दों को निगल गई जो वह कहने जा रही थी। मुझे ये कैसे पूछना चाहिए? यदि मेरा पालतू जानवर असामान्य है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे पालतू जानवर के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए जो बोल सकता है, जिसके पास अच्छी बुद्धि है?
नहीं नहीं नहीं, ये टेरो क्लब है, पालतू जानवरों पर अनुभव साझा करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे यकीन है कि द हैंडमैन और मिस्टर फूल ने मेरे बारे में जो अच्छी धारणा बनाई है, अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो वह टूट जाएगी। ऑड्रे का दिमाग घूम गया। अंत में उसने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, माननीय मिस्टर फूल और मिस्टर हैंडमैन, जिन्होंने इस समय मेरी मदद की है, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बियॉन्ड शक्तियों वाला एक पालतू जानवर अपने मालिक के लिए क्या कर सकता है? दूसरे शब्दों में, ये कितना उपयोगी है? उसने अभी अपनी बात कही ही थी कि उसने देखा कि मिस्टर फूल और द हैंडमैन चुप हो गए। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। अरे अरे अरे, कुछ तो बोलो, मुझे उन नजरों से मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। सचमुच, मैं एक मित्र के लिए पूछ रहा था। ऑड्रे शर्म के मारे गड्ढे में समा जाना चाहती थी। उसे यह प्रश्न पूछने पर बहुत पछतावा हुआ, ये ध्यान में रखते हुए कि उसने पहले पूछा था कि यदि एक सामान्य जानवर सीक्वेंस औषधि का सेवन कर ले तो क्या होगा। क्या उसने अपने द्वारा बनाई गई औषधि को अपने पालतू जानवर के साथ साझा किया था? ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ केवल मिस जस्टिस ही कर सकती है। मैं उनके सदस्य के रूप में विधर्मी पंथ का बॉस होने के नाते थोड़ा दयनीय महसूस करता हूँ। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे के पास रखा और बिना कोई जवाब दिए उस पर 2 बार चुटकी काटी। हैंडमैन अल्जीरिया विल्सन अजीब स्वर में उत्तर देने से पहले लगभग 20 सेकंड तक चुप रहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पालतू जानवर के पास किस प्रकार की बियॉन्ड शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह एक दर्शक है तो यह आपको देखने या सुनने में मदद कर सकता है कुछ अवसरों पर। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश मनुष्य एक दूसरे से सावधान रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी संदेह नहीं होता कि कोई पालतू जानवर उनकी बातें सुन रहा होगा, भले ही पालतू जानवर उनके पैरों के ठीक पास बैठा हो। ये समझ में आता है। सरदारों, कैबिनेट सदस्यों और अन्य मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते समय पिता मुझसे बचते थे। वे अक्सर कमरे का दरवाजा बंद कर देते थे, लेकिन अगर सूसी उनके साथ बंद रहने के लिए काफी समय तक छिप सकती है तो उसे भगाया नहीं जाएगा। साथ ही कई महिलाएं निजी सामाजिक दायरे में बातचीत करना पसंद करती हैं। ऑड्रे की आंखों में चमक थी क्योंकि उसके दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे। इसके अलावा, चूंकि सूसी अब बोल सकती है, वह मुझे सीधे बैठकों की सामग्री बता सकती है। सूसी महान है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मुझे आपको उचित उच्चारण और शब्दावली सिखानी है। क्या मुझे सूसी को कुलीन उच्चारण या अधिक सामान्य बैकलैंड उच्चारण सिखाना चाहिए? क्या अन्य कुत्ते बातचीत करते समय ये समझेंगे कि सूसी कहां से आती है? रुको, मैं इस पर विचार क्यों कर रहा हूं? सूसी अन्य कुत्तों के साथ बातचीत करते समय मानवीय भाषा का उपयोग नहीं करेगी। रुकिए मिस्टर हैंडमैन, आपने उदाहरण के तौर पर स्पेक्टेटर का उपयोग क्यों किया? क्या आप अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ? ऑड्रे की अभिव्यक्ति बदल गई। वह फिर से अपनी मुद्रा में आ गई और मुस्कुरा दी। मिस्टर फूल, मुझे सम्राट रोजेल की डायरी का एक और पन्ना मिला। मुझे ये फोर्स वॉल से मिला। बहुत बढ़िया, आपने अपना बकाया चुका दिया है, क्लेन ने अच्छे मूड में उत्तर दिया। मुझे खेद है, लेकिन डायरी के इस पन्ने पर ज्यादा सामग्री नहीं है। ऑड्रे अपनी याद की गई सामग्री को बकरी की खाल के टुकड़े पर उकेर रही थी। क्लेन ने अपना हाथ उठाया और बकरी की खाल का चर्मपत्र अपनी हथेली में दिखाते हुए कहा, इससे मेरे वादे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, आपने मुझे पहले जो डायरी सौंपी थी उसमें 2 पन्ने थे। जस्टिस और द हैंडमैन द्वारा एकत्र किए गए पृष्ठ मूल नहीं थे। उन्हें शोधकर्ताओं द्वारा कॉपी किया गया था। कुछ लोग रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से इसे एक पृष्ठ पर कॉपी कर लेते थे, जबकि अन्य लोग सुविधा के लिए डायरी का मूल स्वरूप रखते थे। क्लेन ने पृष्ठ पर पाठ की कुछ पंक्तियों को देखा। 20 दिसंबर, एक नया साल आ रहा है, लेकिन मुझे जो प्रतिक्रिया मिली वह मुझे बहुत भ्रमित और परेशान कर रही है। इस दुनिया में कोई कच्चा तेल नहीं है। कोई कच्चा तेल नहीं पाया जा सकता। कोई कच्चा तेल नहीं, ये किसी कारण से नहीं मिल सका या वास्तव में कोई उपलब्ध नहीं था। सम्राट रोसेले की हत्या के समय से लेकर आज तक लगभग 150 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी कच्चे तेल का कोई निशान नहीं है। क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि डायरी पकड़ते समय उसका हाथ कांप रहा था। कच्चे तेल के न होने का मतलब न केवल यह है कि आंतरिक दहन इंजन का भविष्य अनिश्चित हो गया है, बल्कि इससे रासायनिक उद्योग में भी ठहराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी का आधुनिक औद्योगिक युग यहाँ कभी विकसित नहीं होगा। संक्षेप में, क्लेन के लिए इस दुनिया का विकास अनिश्चित था। हालांकि वह चीजों का आविष्कार नहीं कर सका, लेकिन उसने मान लिया था कि वह अभी भी लाभ में है क्योंकि वह हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और तकनीकी विकास की दिशा का अनुमान लगा सकता था। जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया तो वह एक ऐसे उद्योग पर जोखिम भरा निवेश कर सकता था जिसके बारे में उसे लगता था कि उसमें संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा, वह अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखेगा। क्लेन ने सोचा कि यह केवल समय की बात है जब तक कि उसके पास भारी संपत्ति नहीं हो जाती। तब तक वह तथाकथित सफेद दस्तानों को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी फाउंडेशन स्थापित करने के लिए प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त करेगा। सही तौर पर वे गरीबों को राहत देंगे। वे वास्तव में समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ लड़ने और निचले वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए विद्रोह की स्थापना और वित्तपोषण कर रहे होंगे। यदि उसे पृथ्वी पर लौटने का कोई तरीका मिल जाए तो वह अपनी संपत्ति अलग कर देगा। बेंसन के लिए 1/3, मेलिसा के लिए 1/3 और उसकी फाउंडेशन के लिए 1/3। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि भविष्य के बारे में उनकी सही दृष्टि तुरंत आधी अधूरी हो गई थी। सौभाग्य से इस दुनिया में अभी भी बिजली और चुंबकत्व मौजूद है। टेलीग्राम एक सफल उदाहरण है। मुझे भविष्य में मुख्य रूप से इसमें निवेश करना चाहिए। क्लेन शांत हो गया और पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता गया। 21 दिसंबर, मैं अब कच्चे तेल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मेरे अनुक्रम स्तर को अपग्रेड करना ही मायने रखता है। 22 दिसंबर, रिचिक्स बरो में गंदा वातावरण अस्वीकार्य है। अगर मैंने गुप्त रूप से दौरा नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि यह अब भी वैसा ही दिखता है जैसा कि जब मैं छोटा था। मैं अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा करना चाहता हूं और एक कैपिटल सीवर और सार्वजनिक शौचालय संवर्धन योजना बनाना चाहता हूं। मुझे लोगों की बुरी आदतें सुधारनी है। उन्हें पीने के लिए गर्म पानी उबालने दें, अपने हाथ और चेहरे बार बार धोएं, गंदगी न फैलाएं, कहीं भी पेशाब न करें और यदि संभव हो तो कॉन्डोम का उपयोग करें। मैंने सोचा कि इस अभियान को क्या नाम दिया जाए, देशभक्ति स्वास्थ्य अभियान। इसलिए कॉन्डोम के आविष्कार को आगे लाना होगा। मास्क, पेपर कप और अन्य भी हैं। यहाँ तक कि सबसे आदिम संस्करण भी काम करेगा। इसे आजमाएं। मुझे इस दुनिया को धन्यवाद देना होगा क्योंकि उनके पास अभी भी रबर है पेड़। 23 दिसंबर, शायद मुझे उस सुझाव पर विचार करना चाहिए। शिल्प कौशल के देवता के चर्च के बाहर अपने लिए एक पिछला दरवाजा रखें।
उदाहरण के लिए मैं उस प्राचीन और रहस्यमय संगठन में शामिल हो सकता हूं जो छाया से दुनिया को प्रभावित करता है। तभी क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि नीचे और कुछ नहीं है। उनकी भावनाएं अवर्णनीय थीं। सम्राट रोसेले, उस प्राचीन और रहस्यमय संगठन का क्या नाम था जो छाया से दुनिया को प्रभावित कर रहा था? क्या मुझे ये पता है? आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं? आपने और अधिक क्यों नहीं लिखा? ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैं उपन्यास पढ़ता था, जब मैंने अंत तक पढ़ा और महसूस किया कि लेखक ने उपन्यास छोड़ दिया। और देशभक्ति स्वास्थ्य अभियान। सम्राट निश्चित रूप से जानता है कि मौजमस्ती कैसे की जाती है। डायरी की सामग्री उसके इंटिस रिपब्लिक के कौंसल बनने के बाद लिखी जानी चाहिए थी। हो सकता है कि उसने पहले से ही खुद को सम्राट सीजे कहा हो। जब मैं वापस आता हूं तो मुझे कुछ किताबें पढ़नी होती हैं और दूसरे देशों के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों को पलटना होता है। मुझे ये देखना है कि कैपिटल सीवेज एंड पब्लिक टॉयलेट एनहांसमेंट प्लान किस वर्ष हुआ था। लगभग 20 सेकंड की चुप्पी के बाद क्लेन ने अपने विचारों पर लगाम लगाई और उसके हाथ में मौजूद डायरी को हवा में उड़ जाने दिया। अब आप अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। ऑड्रे ने राहत की सांस ली और एक दर्शक बनने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित किया। वह मंद मुस्कुराए और बोली, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ट्रिब्यूनल नाम की कोई सीक्वेंस औषधि है या एक प्रकार का बियॉन्डर है जो लकड़ी के दरवाजों में प्रवेश कर सकता है या ताले को अप्रभावी बना सकता है? मुझे इसके बारे में पता है। भूरे सफेद कोहरे में घिरा हुआ क्लेन जवाब देने वाला था, लेकिन द हैंडमैन ने पहले जवाब दिया। मुझे उत्तर के बदले में किसी चीज की जांच करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह क्या है? ऑड्रे ने दिलचस्पी के साथ साथ हैरानी से भी पूछा। एल्गर ने द फूल की ओर देखा और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजा का इरादा फेसेक्स साम्राज्य से बदला लेने और इस साल के भीतर या अगले साल जून से पहले बालम के पूर्वी तट पर एक नया युद्ध शुरू करने का है। टेरो क्लब वर्तमान में लोन भाषा का उपयोग कर रहा था, जिसकी पुष्टि पहली सभा में तीनों के उच्चारण से हुई थी। इसलिए अल्जीर को पता था कि मिस जस्टिस लोन साम्राज्य में एक कुलीन थी, जबकि उनका ये भी मानना था कि मिस जस्टिस को पता था कि वह एक लोन थी। जहां तक द फूल का सवाल है, एल्गर का मानना था कि लोन के रूप में उसका व्यवहार महज एक छद्मवेश था, एक छद्मवेश जो चर्चा को आसान बना देगा। अनुष्ठानिक जादू के बाद से एल्गर ने द फूल को विनम्रता से संबोधित करने के लिए हिम का उपयोग करना शुरू कर दिया। ऑड्रे को वह सब कुछ याद आया जो उसने विभिन्न सामाजिक आयोजनों में सुना था। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे निश्चित होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। मैं इंतजार कर सकता हूं। एल्गर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फूल को साक्षी मानकर मेरा मानना है कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ऑड्रे ने भूरे कोहरे में घिरे शांत लेकिन रहस्यमय मूर्ख की ओर देखा, क्योंकि उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि इस जानकारी का मूल्य एक साथ रखे गए दोनों प्रश्नों से कहीं अधिक है। जब आप उत्तर की पुष्टि कर देंगे तो मैं स्थिति के आधार पर मुआवजा प्रदान करूंगा। एल्गर ने पहले से तैयार किए गए उत्तर के साथ उत्तर दिया। मिस जस्टिस, मिस्टर हैंडमैन, क्या आपको मूल्य निर्धारित करने के लिए आभासी मुद्रा की आवश्यकता है? क्लेन मुस्कुराया और पीछे की ओर झुक गया, जबकि उसने अपने सामने दो लोगों को देखा। ऑड्रे ने आराम किया और मन ही मन अपने लिए खुशी मनाई। बहुत अच्छा ऑड्रे, तुमने बातचीत करना सीख लिया। वह इतनी उत्साहित थी कि वह अपनी दर्शक अवस्था से लगभग बाहर निकल चुकी थी। उसने तुरंत कुछ सोचा और पूछा, ओह ठीक है मिस्टर हैंडमैन, क्या आपको 1000 पाउंड मिले? मुझे क्षमा करें, मैं अभी भी नौकायन कर रहा हूँ। मुझे अभी भी जमीन पर वापस लौटना है। अल्जीरिया इसे उठाने को तैयार नहीं था। उन्होंने उसके मूल प्रश्न का उत्तर दिया, वह बियॉन्डर जो लकड़ी के दरवाजे और पन्नी के ताले के माध्यम से जा सकता है, संभवतः अनुक्रम 9 अप्रेंटिस होगा। गुप्त संगठन थियोसोफी ऑर्डर का अपना सूत्र है। हालांकि इस संभावना को नजरअंदाज न करें कि इसे अन्य के माध्यम से प्राप्त किया गया था, चैनल जैसे कि चौथे युग का एक प्राचीन मकबरा। थियोसोफी ऑर्डर वह गुप्त संगठन जिसका डेमोनिस संप्रदाय के साथ अनगिनत संबंध है। क्लेन ने इत्मीनान से अपनी ठुड्डी को अपनी उंगली से रगड़ा। ये देखकर कि मिस्टर फूल ने जो कहा गया था उसका खंडन नहीं किया, ऑड्रे आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर मुझे अप्रेंटिस का फॉर्मूला पहले मिल गया होता तो शायद मैंने स्पेक्टेटर का विकल्प नहीं चुना होता। प्रदर्शन बिल्कुल उत्कृष्ट था। एल्गर ने मिस जस्टिस की टिप्पणी की परवाह नहीं की, लेकिन अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। एक सीक्वेंस पोर्शन भी है जिसका शीर्षक आर्बिटर है। मुझे लगता है कि आपको इससे परिचित होना चाहिए, क्योंकि यह सीक्वेंस पाथवे है जो ऑगस्टस और फेनापोर्ट किंगडम के कैस्टिया परिवार के पास है। बेशक प्राचीन काल में निम्न अनुक्रम फार्मूलों का उपयोग पुरस्कार के रूप में किया जाता था। हो सकता है कि कुछ रईसों ने इसे पहले भी प्राप्त किया हो। ऑगस्टस परिवार लोन साम्राज्य का एक शाही परिवार था, जबकि कैस्टिया परिवार फेनापोर्ट साम्राज्य का एक शाही परिवार था। ये पता चला कि ऑगस्टस परिवार सभी मध्यस्थ हैं। ऑड्रे प्रबुद्ध थी और उसने महसूस किया कि इससे उसका संदेह दूर हो गया। उसने आह भरी और सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं हमेशा उनकी व्यवस्थाओं के साथ चलती हूँ, हमेशा असहज रहती हूँ, हमेशा हार मानने को तैयार रहती हूँ। जैसे कि जब मैं उनके सामने होती हूँ तो मैं कभी भी खुद जैसी नहीं रहती। मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं डरपोक था। आर्बिटर के पास एक आकर्षक आकर्षण और काफी अधिकार है, साथ ही उत्कृष्ट युद्ध क्षमता है जो अप्रत्याशित से निपट सकती है। अल्जीर ने स्थिति का सरलता से वर्णन किया। ऑड्रे ने धीरे से सिर हिलाया और पीछे की ओर झुक गई। फिर वह सुरुचिपूर्ण ढंग से बोली, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। एल्गर ने सोचा और लंबी कांस्य मेज पर सम्मान की सीट की ओर देखा। माननीय मिस्टर फूल, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सच्चे निर्माता का पवित्र निवास, जिसकी अरोरा ऑर्डर वकालत करता है, देवताओं की पौराणिक त्याग की गई भूमि है? देवताओं की छोड़ी गई भूमि। मैंने उस शब्द को रोसेले की डायरी में केवल एक बार देखा है। ये नाइटहॉक्स के गुप्त दस्तावेजों में हो सकता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं वर्तमान में जान सकता हूं। आप मुझसे कैसे उत्तर चाहते हैं? क्लेन ने लगभग अपने होठों का कोना मोड़ लिया। उन्होंने कुछ देर तक इस पर विचार किया, फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। एल्गर को लगा कि उसका दिल कस गया है और उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, कृपया मुझे अपनी सीमाओं को लांघने के लिए क्षमा करें। ऑड्रे देवताओं की छोड़ी गई भूमि के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने भी विचार छोड़ दिया। धूसर कोहरे के ऊपर ऊंचे दिव्य हॉल में हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। उस वक्त ऑड्रे को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। मिस्टर फूल, अगर और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास किसी अन्य संगठन जैसे कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट में शामिल होने का अवसर है तो क्या इसकी अनुमति है? क्लेन ने पीछे की ओर झुकने की अपनी मुद्रा बनाए रखी और हंसते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है।
मेरी आवश्यकता है कि टैरो क्लब के अस्तित्व को उजागर न किया जाए। यदि आप किसी अन्य संगठन के सदस्य बन जाते हैं तो आदान प्रदान के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री और जानकारी भी बढ़ जाएगी। इतना कहने के बाद उसे अचानक याद आया कि वह भी एक अन्य संगठन का सदस्य है। वह एक वास्तविक नाइट हॉक था, जबकि द हैंडमैन संभवतः चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से संबंधित था। क्या मेरा टैरो क्लब तथाकथित रिबेल्स अलायंस होगा? गद्दार जमावड़ा। क्लेन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। अब मैं समझा। ऑड्रे उत्साहित थी, लेकिन उसने तुरंत एक सवाल सोचा। मिस्टर फूल, अगर मुझे इस सभा के लिए कोई उपयुक्त सज्जन या महिला मिल जाए तो क्या मैं उन्हें इसमें शामिल होने के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूँ? मैं ये कैसे करूँ? एल्गर ने सोचा और पूछा, मिस्टर फूल, इस सभा का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है? हम कैसे निर्धारित करते हैं? महत्वाकांक्षी, नैतिक, सुसंस्कृत, अनुशासित। 4 शब्द तुरंत क्लेन के दिमाग में आए। उन्होंने कुछ सेकंड तक चुप्पी बनाए रखी और केवल तभी बोला जब जस्टिस और हैंडमैन थोड़ा असहज दिखे। आप मुझे यहाँ उन लोगों के बारे में सूचित कर सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगते हैं। मैं तय करूंगा कि क्या वे हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आप कोई संकेत नहीं दे सकते जिससे टैरो क्लब के अस्तित्व का रहस्य उजागर हो। आपको याद रखना चाहिए, गैर संग्रहित सदस्यों के लिए। क्लेन रुका और भारी आवाज में कहा, आपको मेरी अनुमति के बिना मेरा नाम नहीं बोलना चाहिए। आपको मेरी अनुमति के बिना मेरा नाम नहीं बोलना चाहिए। ... सभा समाप्त होने के कई मिनट बाद ऑड्रे और अजीब, जो क्रमशः अपने शयनकक्ष और जहाज पर लौट आए थे, अभी भी द फूल के शब्दों को अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकते थे। रहस्यमय और शक्तिशाली मिस्टर फूल के बारे में उनकी धारणा आमतौर पर शांत और अथाह थी। ये दुर्लभ था कि वह इतना कठोर, विनम्र रवैया अपनाएगा। इस वजह से वे असाधारण रूप से चिंतित थे। वे ईमानदारी से उसकी इच्छाओं के प्रति समर्पित हो गए। वे इस तरह के शब्दों से अपरिचित नहीं थे, लेकिन ये निर्देश आमतौर पर द रिविलेशन ऑफ एवरनाइट या द बुक ऑफ स्टॉर्म्स में दर्ज किए गए थे। ... टिंजन सिटी के वेस्ट बरो में डैफोडिल स्ट्रीट पर क्लेन ने पर्दे खोले और सुनहरी धूप को अपने शयन कक्ष में आने दिया। उन्होंने उस स्टार का निरीक्षण किया था जिसने पहले जस्टिस और द हैंडमैन के चले जाने के बाद प्रार्थना भेजी थी, लेकिन इस बार उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। चूंकि क्रिम्सन स्टार में प्रार्थनाओं को संग्रहित करने की क्षमता थी, जो ऑफलाइन संदेश भेजने के समान थी, क्लेन का मानना था कि जोतुन बोलने वाले युवक ने पिछले 2 बार से फिर से प्रार्थना नहीं की थी जब उसने विशाल के ऊपर की दुनिया में प्रवेश किया था। इससे उसे संदेह हुआ कि युवक के माता पिता के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है और युवक ने हार मान ली है। सूरज की रोशनी की ओर पीट करके क्लेन अपने बिस्तर के किनारे पर चला गया और लेट गया। वह हिलना नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और डिविनेशन क्लब में जाना चाहिए और औषधि को पचाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, लेकिन वह हिलना नहीं चाहता था। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने दुर्लभ अवकाश का आनंद ले रहा था। मंगलवार से शुक्रवार तक उनका पूरा शेड्यूल था। सुबह में रहस्यवाद के पाठ और प्रैक्टिकल, दोपहर में शूटिंग और युद्ध प्रशिक्षण। शाम होते होते वह मानसिक रूप से थक चुका था। शनिवार को उनकी सुबह की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन दोपहर में उन्हें चाइनीज गेट की रखवाली करनी पड़ी। वह रविवार की सुबह तक भूमिगत रहेगा। रविवार की सुबह क्लेन के सोने का समय था। दोपहर में परिस्थितियां तय करेगी कि वह डिविनेशन क्लब में गया था या नहीं। सोमवार की सुबह वह खोए यूनिवर्सिटी से सुबह ही लौटे थे और दोपहर में टैरो गैदरिंग की थी। उन्हें एक दृष्टा के रूप में कार्य करने के मुद्दे पर भी सोचना पड़ा। दूसरे शब्दों में, वो पूरे सप्ताह व्यस्त रहा, उसके पास आराम करने का समय नहीं था। इस प्रकार क्लेन बस इधर उधर सुस्ताना चाहता था, एक हारे हुए व्यक्ति की तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, दिवास्वप्न देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। नहीं, किसी पंथ का मालिक इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? अगर मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन को इसकी भनक लग गई तो मेरे बारे में उनकी धारणा टूट जाएगी। क्लेन ने अपना चेहरा अपने कंबल में छिपा लिया और खुद को प्रेरित किया। मेरे पास क्लाउन पोशन का फॉर्मूला है, अब मुझे बस सीर पोशन को पूरी तरह से पचाना है। मेरे पास क्लाउन पोशन का फॉर्मूला है, अब मुझे बस सीर पोशन को पूरी तरह से पचाना है। वह खुद से बुदबुदाया और फिर खुद को ऊपर उठाया। क्लेन ने अपनी जेब से एक कांसे सिक्का निकाला और तुरंत अनुमान लगाया कि क्या यह आज उसके लिए क्लब में जाने के लिए उपयुक्त होगा और उसे एक निश्चित प्रतिक्रिया मिली। 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती के बाद उसने खुद को सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया और अपना सूट और टोपी निकालने से पहले कपड़े की रैक की ओर चला गया। ... होव स्ट्रीट पर डिविनेशन क्लब के बैठक कक्ष में क्लेन एक छायादार कोने में बैठ गया और टिंडन सिटी ऑनेस्ट पेपर पढ़ते हुए अपनी सिबे काली चाय की चुस्की ली। उसके आसपास ज्यादा सदस्य नहीं थे, सिर्फ 6 या 7 थे। जैसे ही वह एक नौकरी के विज्ञापन में इस्तेमाल की गई व्याकरण संबंधी गलती पर हंस रहा था, उसने एक मोनोकल ग्लेशियस को हाथ में रेशम की टोपी के साथ आते देखा। उसके बगल में लगभग 30 साल की एक नीली पोशाक वाली महिला थी। महिला की भौहें घुमावदार थीं और आंखें बड़ी लेकिन धुंधली थीं। अपने बाएं हाथ में वह काले हंस के पंखों से सजी एक इंटिस टोपी लिए हुए थी। वह टोपी हास्यास्पद है। क्या उसे पहनने से उसकी गर्दन में दर्द नहीं होगा? क्लेन ने खुद से कहा। उसने पलट कर देखा और अपने ग्लेबेला की मालिश की, मानो अपनी थकान दूर कर रहा हो। अपनी आत्मा दृष्टि के माध्यम से उन्होंने देखा कि ग्लेशियस और महिला दोनों स्वस्थ थे, लेकिन चिंतित, क्रोधित और घबराए हुए थे। शुभ दोपहर ग्लेशियस। मिस्टर लेनेवस एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं थे, क्या वह थे? क्लेन ने बैठे रहते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। ग्लेशियस ने उनसे लेनेवस की स्टील कंपनी में निवेश के बारे में भविष्यवाणी मांगी थी। ग्लेशियस को नकारात्मक सुझाव प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी अनन्य को देखते हुए क्लेन का मानना था कि उसने वैसे भी जोखिम उठाया था। क्लेन को उम्मीद थी कि उस आदमी ने अपना सब कुछ निवेश नहीं किया है। इस प्रकार जब क्लेन ने अपनी भावनाओं के रंग देखे तो तुरंत जुड़ाव और निर्णय लिया। ग्लेशियस एक पल के लिए ठिठक गया, फिर एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। मुझे वास्तव में उस सुझाव को न सुनने का अफसोस है जो आपने मेरे लिए कहा था। अरे, ये दूसरी बार है जब मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ। आशा करते हैं नहीं, मेरा मानना है कि तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। उसने अपना सिर घुमाया और कुछ झुर्रियों वाली महिला की ओर देखा। मैडम क्रिस्टीना, देखिए, मिस्टर मोरेटी ने हमारे यहाँ आने का मकसद हमारे बिना कुछ कहे ही भांप लिया था। वह सबसे जादुई भविष्यवक्ता है जिन्हें मैंने कभी देखा है। मैं उन्हें एक दृष्टा के रूप में वर्णित करने को तैयार हूँ। शुभ दोपहर मिस्टर मोरेटी। हम यहाँ लेनेवस के कारण ही आए हैं। क्रिस्टीना ने स्पष्ट रूप से चिंतित और व्याकुल होकर सरलता से प्रणाम किया। क्या हम पुखराज की ओर चलें? ग्लेशियस अधिक एकत्र किया गया था। उसने अपनी ठुड्डी से बैठक कक्ष के दरवाजे की ओर इशारा किया।
क्लेन उठते ही हंसा, ये तो ज्योतिषी का काम है। वह खाली पुखराज कमरे की राह पर चल पड़ा। ग्लेशियस ने लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और आह भरते हुए अपनी सीट की ओर चला गया। लेनेवस लापता हो गया है। उसने खुदाई का निरीक्षण करने के लिए सिवेलोस काउंटी जाने का बहाना बनाया और टिंडन को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटा। हमने स्टीम लोकोमोटिव के माध्यम से उसकी तलाश करने के लिए किसी को भेजा और पता चला कि जिस बड़े पैमाने की स्टील खदान के बारे में उसने बात की थी, सौभाग्य से मुझे आपकी सलाह याद आए और मैंने जितना शुरू में निवेश करने का इरादा किया था उसका केवल 1/3 ही निवेश किया, अन्यथा मैं अपना परिवार और अपना जीवन खो देता। जब क्लेन ने अपने सामने 2 लोगों को देखा तो उसकी पुतलियां सामान्य से अधिक गहरी हो गई। उन्होंने थोड़ा उत्सुकता से पूछा, इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले क्या आप एक प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे और यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सिवेलोस काउंटी में होनेसिस पर्वत श्रृंखला पर सच था? क्रिस्टीना ने तुरंत जवाब दिया, हमारे प्रतिनिधि को मूर्ख बनाया गया, उन लोगों द्वारा मूर्ख बनाया गया जिन्हें लेनेवस ने काम पर रखा था, जिस जगह को उसने किराए पर लिया था और जिस जमीन पर बाड़ लगा दी गई थी। क्लेन ने उनसे और कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने एक दृष्टा का रवैया बनाए रखा और पूछा, आज आप क्या दिव्य देखना चाहते हैं? क्रिस्टीना ने ग्लेसिस की ओर देखते हुए कहा, हम ये देखना चाहते हैं कि इसे बचाया जा सकता है या नहीं। क्लेन ने कागज का एक टुकड़ा और एक फाउंटेन पेन लिया। तो आइए हम एस्ट्रोलैब से भविष्यवाणी करें। मैं पूछूंगा और आप उत्तर देंगे। प्रश्नों के बीच क्लेन ने एस्ट्रोलैब को पूरा करने से पहले थंडरस तारामंडल और विभिन्न स्थितियों के संबंधित प्रतीकों को चिन्हित किया। उन्होंने अपने एस्ट्रोलैब में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक तत्वों का उपयोग किया। एस्ट्रोलैब की व्याख्या करने के लिए वह जिस पद्धति का उपयोग करने जा रहा था वह उसे सच्चाई के करीब लाने वाली थी। मैडम सर, अब आप एक दोराहे पर हैं। यदि आप खुद को नहीं रोकते हैं और अपने लालच और चिंता के आगे झुकते हैं तो आप और भी गहरी खाई में गिर जाएंगे, कभी भी खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रख सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं, लालच किए बिना लगातार प्रयास करें, तो आपको सूरज की रोशनी देखने का मौका मिलेगा। क्लेन ने बिना जल्दबाजी के स्वर में कहा। मैं समझता हूं। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया। उसने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, मिस्टर मोरेटी, क्या आप लेनेवस के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेनेवस ने जो जानकारी छोड़ी है वह संभवतः नकली है, यहाँ तक कि उसका नाम भी वास्तविक नहीं हो सकता है। मैं किसी भी चीज के बारे में कैसे अनुमान लगा सकता हूँ जब तक कि आप मुझे बहुत विशिष्ट विवरण नहीं दे सकते या वह वस्तु जो वह अपने साथ रखता है हर समय। क्लेन ने सच्चाई से उत्तर दिया। क्रिस्टीना क्लेन की ओर एक एकल नोट बढ़ाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। मैंने ग्लेशियस से सुना है कि आप एक सच्चे दृष्टा हैं जो भाग्य का सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं और पैसे के लिए लालची नहीं है। आप बाकी को टिप्स के रूप में सोच सकते हैं जो मैं क्लब को दे रहा हूं। मुझ पर आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। वह खड़ी हुई और जल्दी से जाने से पहले अलविदा कहा। पैसों का लालची नहीं, नहीं, मैं भौतिकवादी आदमी हूं। क्लेन को धोखेबाज के रूप में अभिनय करने के अपने कृत्य पर पछतावा हो रहा था। क्रिस्टीना को जाता देख ग्लेशियस ने दरवाजा बंद कर दिया और पूछा, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? मैंने अभी तुम्हें रास्ता बताया था। पीछे झुकते हुए क्लेन मुस्कुराया। ग्लेशियस ने आह भरी। लेनेवस ने 10,000 पाउंड से अधिक के साथ उड़ान भरी और उसके पीड़ितों में कुल 100 से अधिक लोग शामिल थे। सौभाग्य से मुझे केवल 50 पाउंड का नुकसान हुआ। वे मेरी बचत थी और मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। लेकिन मिस क्रिस्टीना ने 150 पाउंड का निवेश किया। उनके लिए ये है इतनी रकम नहीं कि वह आसानी से वहन कर सके। क्या आपने पुलिस को बुलाया है? 10,000 पाउंड की रकम सुनकर क्लेन को अचानक धोखेबाज के प्रति गुस्सा आ गया। बैकलैंड में भी इतने पैसे से किसी को अमीर माना जा सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या पुलिस इस तरह के एक साधारण मामले के लिए नाइटहॉक्स, मैंडेटेड पेनिशियस या मशीनरी हाइव माइंड की मदद लेगी। क्लेन ने थोड़ा विचलित होकर सोचा। ग्लेशियस ने सिर हिलाया और कहा, हमने पहले ही एक पुलिस रिपोर्ट बना दी है। पुलिस इस मामले पर बहुत ध्यान दे रही है। बहुत चर्चा के बाद हम उस पैसे का एक हिस्सा निकालने को तैयार हैं जो हमें इनाम के रूप में वापस मिलेगा। यदि कोई लेनेवस के ठिकाने के बारे में सुराग देने में कामयाब होता है तो उसे 10 पाउंड का इनाम मिल सकता है। यदि आप सटीक स्थान बता सकते हैं और पुलिस को लेनेवस को पकड़ने में मदद कर सकते हैं तो आपको 100 पाउंड का इनाम मिल सकता है। एक सुराग के लिए 10 पाउंड, लेनेवस को पकड़ने के लिए 100 पाउंड। ये सुनने के बाद क्लेन की आंखें चमक उठी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि वह भविष्य में जासूस को भुगतान कैसे करेगा। वह इस सप्ताह प्राप्त 3 पाउंड के अतिरिक्त वेतन के साथ भुगतान के दूसरे चरण को मुश्किल से वहन कर सका, लेकिन यदि निजी अन्वेषक अगले सप्ताह के भीतर अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रहा तो उसके पास जो भी वादा किया गया था उसे चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भुगतान करने के लिए उसके पास कुछ सोली की कमी होगी, बशर्ते उसे इस सप्ताह अपनी बचत कहीं और खर्च करने की आवश्यकता न हो। शायद पुलिस के पास लेनेवस से संबंधित कुछ वस्तुएं होंगी, लेकिन अगर वह पहले ही टिंडन छोड़ चुका है तो वे बहुत उपयोगी नहीं होंगे। क्लेन को उत्साह और निराशा का मिश्रण महसूस हुआ। अगले 1.5 घंटे में एंजेलिका की सिफारिश के कारण क्लेन को 2 और ग्राहक मिल गए। इनमें से एक 1 साल के बच्चे के लिए भविष्यवाणी थी। क्लेन ने तुरंत संबंधित जन्म एस्ट्रोलैब बनाया और उसे समझाया, जिससे उसके ग्राहक काफी संतुष्ट हुए। दूसरा कोई वस्तु खोज रहा था। क्लेन ने उसे एक सामान्य क्षेत्र देने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी के साथ साथ टैरो रीडिंग का उपयोग किया। इससे उसका ग्राहक बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी कोई भविष्यवक्ता नहीं देखा था जो उसे इतनी सटीक जानकारी दे सके। शायद मैं दूसरों के लिए भविष्यवाणी करके ही पर्याप्त धन प्राप्त कर सकता हूँ। क्लेन, जिसे कुछ सुझाव मिले थे, उसने अपनी टोपी लगाई, अपनी छड़ी पकड़ी और क्लब से बाहर निकलने की ओर चल दिया। इस समय उसने क्रिस्टीना को एक बार फिर क्लब में प्रवेश करते देखा। उसके बगल में सिन्हर पहने एक युवा लड़की थी। क्रिस्टीना ने क्लेन को देखा और तुरंत उसके पास पहुंची। उसने धीरे से पूछा, मिस्टर मोरेटी, आपने कहा था कि आप लेनेवस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या उससे जुड़ी कोई चीज है। ये सही है। क्लेन ने सिर हिलाया। क्रिस्टीना ने राहत की सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या उसका बच्चा कुछ ऐसा है जो उसका है? क्लेन क्षण भर के लिए थोड़ा खो गया था। क्रिस्टीना ने दृष्टा की शून्य दृष्टि पर ध्यान नहीं दिया। उसने रिसेप्शन डेस्क पर एंजेलिका पर एक नजर डाली, अपनी आवाज धीमी की और कहा, मेरा मतलब लेनेवस का बच्चा है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सनहेट वाली युवती की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरी भतीजी है, मेगोस। उसकी माँ मेरी बड़ी बहन है। मुझे बहुत खेद और पछतावा है कि मैंने सोचा कि लेनेवस उस समय एक उत्कृष्ट युवक था और मैंने मेगोस को लेनेवस से मिलवाया जो अकेला था। फिर वे प्रेमी बन गए।
मिगोस के माता पिता भी पहले लेनेवस से खुश थे। सगाई के बाद उन्होंने अपनी सारी बचत स्टील कंपनी में लगाने की योजना बनाई। सौभाग्य से ऐसा होने से पहले लेनेवस भाग गया। उनके परिवार को किसी भी प्रकार की जानलेवा क्षति नहीं हुई। दुर्भाग्य से मेरी बहन और जीजाजी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को समझाना पड़ा कि सगाई समारोह क्यों रद्द किया जाएगा और उन्हें उस बच्चे के बारे में चिंता करनी होगी जो मिगोस को जन्म दे रहा है। हम भाप और मशीनरी के देवता में विश्वास करते हैं, हम तूफान के भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। हम शादी से पहले शुद्धता में विश्वास नहीं करते हैं। हम मिगोस को दोष नहीं देते हैं और यहाँ तक कि उस पर दया भी नहीं करते हैं। हालांकि बच्चे का अस्तित्व है चीजों को कठिन बनाओ, खासकर जब से उसके ऐसे पिता हैं। उसने आर्थिक और यौन दोनों तरह से लोगों का फायदा उठाया। क्लेन ने मिगोस की ओर देखा जो उसके बगल में चुपचाप खड़ी थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह महिला काफी खूबसूरत थी। उसके पास क्रिस्टीना की तरह ही चमकदार माथा, लंबे सुनहरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें थी। वह उदास फिर भी शांत लग रही थी और उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। कितना क्रोधित करने वाला ठग था और वह सफलतापूर्वक भाग भी गया। क्लेन ने लेनेवस को कोसा और कुछ सोचने के बाद कहा, यदि यह एक बच्चा था जो पहले ही पैदा हो चुका है तो मेरे पास बच्चे की सहायता के रूप में लेनेवस के ठिकाने का पता लगाने का एक तरीका है। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए हमें कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। हाँ, यह पहले के भविष्यवाणी परिणाम का प्रतिबिंब हो सकता है। धैर्य रखें और लालच किए बिना लगातार प्रतीक्षा करें, फिर सूरज की रोशनी देखने का अवसर मिलेगा। कुछ महीने, क्रिस्टीना ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। नहीं, इतनी लंबी अवधि के बाद भले ही हमें लेनेवस मिल जाए, हम अपना पैसा वापस नहीं पा सकेंगे। उसने मिगोस की ओर तिरछी नजर से देखा। उसकी आवाज अनजाने में धीमी हो गई और उसने पूछा, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो लेनेवस पहले ले गया था? नहीं, मिगोस ने स्पष्ट लेकिन धीरे से उत्तर दिया। क्या उसने मुझे जो अनुभूति दी थी उसका हिसाब होगा? ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वह बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखता हो। क्लेन ने अपना सिर हिलाया। क्रिस्टीना थोड़ी देर चुप रही और मिगोस की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें निर्णय लेना होगा। मुझे लगता है कि इस बच्चे को रखने से तुम्हारा भविष्य कठिन और कांटेदार हो जाएगा। क्या आप उसे यह बताने जा रहे हैं कि उसका पिता एक ठग था और उसने उसकी मां सहित कई लोगों के पैसे हड़प लिए थे? क्लिनिक, अस्पताल जाने का समय आ गया है। साथ ही इससे हमें लेनेवस को ढूंढने जो हमने खोया है उसे पाने में मदद मिल सकती है। अरे क्या ऐसी भविष्यवाणी थोड़ी कट्टर नहीं है? दूसरों के पारिवारिक मामलों में खुद को शामिल करना क्लेन की जगह नहीं थी। इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक किनारे पर इंतजार कर सकता था क्योंकि वह समय समय पर अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता था। मिगोस ने अपना सिर नीचे किया और नीचे देखा। वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने पेट को छुआ और हल्की मुस्कान प्रकट की। वह अपने पिता से अलग है। वह एक विचारशील और पसंद करने योग्य बच्चा होगा। वह हर दिन मुझे हल्के से लात मारेगा और मुझे अपना मूड बताएगा। वह एक गीत भी गुनगुनाएगा, सीटी बजाएगा और मुझे सोने में मदद करने के लिए संगीत का उपयोग करेगा। क्लेन ने सुना और अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मिगोस ने जो कहा उसका पहला भाग सामान्य लग रहा था, लेकिन बाद वाला भाग एक पागल महिला के प्रलाप जैसा था। क्या घटना के कारण उसे कोई मानसिक समस्या हो गई है? क्लेन ने अपनी थकान को कम करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मालिश करने का नाटक किया। तभी मिगोस अचानक मुड़ा और केवल एक वाक्य छोड़कर दरवाजे की ओर चला गया। उसके जन्म के बाद पिता गुप्त रूप से वापस आएगा, पैसे का एक हिस्सा अपने बच्चे के लिए रखेगा। क्लेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह का जवाब देगी और वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया क्योंकि वह अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करना भूल गया था। फिर उसने देखा असहाय होकर जैसे ही मिगोस क्लब से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्रिस्टीना ने आह भरते हुए कहा, क्षमा करें मिस्टर मोरेटी, आपको परेशान करने के लिए खेद है। हम लेनेवस की निजी वस्तुओं में से एक की तलाश करेंगे जिसे वह हर समय अपने साथ रखता था। क्लेन ने अनजाने में सिर हिलाया। उसने उसे नीचे जाते हुए देखा और सिर हिलाते हुए आह भरी। ... अगली सुबह क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी में दाखिल हुआ। कंपनी ने रोजन का अभिवादन किया और पूछा, आज का अखबार कहाँ है? प्यारी भूरे बालों वाली लड़की रोजन ने हैरान होकर कहा, क्लेन तुम बहुत अजीब हो। क्लेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रोजन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप हमेशा दोपहर के अवकाश के दौरान समाचार पत्र पढ़ते हैं क्योंकि सुबह आपके पास रहस्यवाद का पाठ होता है। ओल्ड नील पहले से ही शस्त्रागार में आपका इंतजार कर रहा है। मुझे पहले पता चला कि इनाम की पेशकश करने वाला एक मामला होगा, इसलिए मैं अपराधी की उपस्थिति याद रखने के लिए अखबार पढ़ना चाहता हूँ। शायद एक दिन मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हो जाए, क्लेन ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या ऐसा है? रोजन ने दिन के समाचार पत्र उठाए और जिज्ञासा से उन्हें पलटना शुरू कर दिया। वांटेड, लेनेवस है ना? क्लेन ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, उद्धरण चिन्ह ... दुष्ट ठग, उसने लगभग 10,000 पाउंड चुराए। रोजन ने अचानक गुस्से में शाप देने से पहले लगभग 20 सेकंड तक ध्यान से पढ़ा। क्लेन ने भी वही भावना साझा की। ये सचमुच हास्यास्पद है। मैं भी इस मामले को अपने हाथ में लेने के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। रोजन ने पढ़ना जारी रखा और अफसोस से अपना सिर हिलाया। मामले में अलौकिक कारकों को शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा हुआ भी तो इसे तूफानों के देवता के तहत अनिवार्य दंडकों को दे दिया जाएगा। क्लेन को ठीक से समझ नहीं आया कि रोजन का क्या मतलब है, लेकिन जब उसने अखबार उठाया और उसे पढ़ा तो उसने आह भरी। हाँ, बहुत से लोगों को धोखा दिया गया था। सभी 3 प्रमुख चर्चों के विश्वासी अवश्य होंगे और लेनेवस की स्टीलवर्क कंपनी दक्षिण में स्थित बताई गई थी। यदि कोई मामला अलौकिक कारकों से संबंधित था और इसमें केवल एक ईश्वर के विश्वासी शामिल थे तो इसे संबंधित टीम को भेज दिया जाएगा। हालांकि यदि इसमें एवरनाइट देवी, तूफानों के देवता और भाप और मशीनरी के देवता के विश्वासी शामिल हैं तो इसे अधिकार क्षेत्र के आधार पर सौंपा जाएगा। नाइटहॉक्स ने गोल्डन इंडस बरो, नॉर्थ बरो और वेस्ट बरो को नियंत्रित किया। मैंडेटेड फिनिशर्स ने ईस्ट बरो, साउथ बरो और बंदरगाह को नियंत्रित किया, जबकि मशीनरी हाइवमाइन सेना विश्वविद्यालय और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार थी। जैसे ही उसने अखबार पलटे, क्लेन को लेनेवस की शक्ल याद आ गई। उसका मोटा माथा, काले बाल, भूरी आंखें और लगभग गोल लेंस वाला एक चश्मा था। वह मंद मंद मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था मानो वह सभी का मजाक उड़ा रहा हो। चश्मे की उस जोड़ी के अलावा लेनेवस में कोई भी स्पष्ट लक्षण नहीं दिख रहा था और वह वास्तव में सामान्य लग रहा था। उसने रोजन के साथ लापरवाही से बातचीत की, फिर भूमिगत होने की तैयारी में विभाजन से गुजरा। फिर उसने पीले और ठंडे कॉपस कलेक्टर फ्राई और सफेद बालों वाली काली आंखों वाली लेखिका सीकर ट्रॉन को मनोरंजन कक्ष से बाहर निकलते और अपनी ओर मुड़ते देखा।
एक साधारण अभिवादन के बाद क्लेन ने अपने दो साथियों को जाते हुए देखा और उसने जो दरवाजा खोला उसके किनारे काले विंडब्रेकर में डन स्मिथ खड़ा था। कोई केस है? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। दिन के उस समय बिना किसी कारण के दो नाइटहॉक एक साथ बाहर नहीं निकलेंगे। डन ने अपनी भूरी आंखों से देखा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वेस्टबरो में एक असाधारण घटना हुई है। मैंने इसकी जांच करने के लिए सीका और फ्राई को भेजा है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप युद्ध तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर लेते, मैं आपको भेजने का इरादा नहीं रखता। किसी भी मिशन के लिए मुझे अपनी टीम के सदस्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। कैप्टन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। घटती बालों की रेखा और खराब याददाश्त के अलावा आप निर्दोष हैं। क्लेन ने मन ही मन प्रशंसा की। उन्होंने पुष्टि के लिए कहा, दूसरे शब्दों में, मुझे केवल रहस्यवाद कक्षाओं और युद्ध प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है। मुझे कुछ भी योगदान नहीं करना है और मुझे अभी भी अपना वेतन मिल सकता है। ये केवल अस्थायी है। डन ने पुष्टि की। मुझे केवल कक्षाओं में भाग लेना और वर्कआउट करना है और मुझे पर्याप्त वेतन मिलेगा। इसके बारे में सोचना ही बहुत अच्छा है। क्लेन ने खुशी से सोचा। मुझे आशा है कि अब कोई सहयोग नहीं होगा। उन्होंने मौन रहकर प्रार्थना की। ... शुक्रवार तक दिन शांति से बीत गए। क्लेन ने अपना युद्ध प्रशिक्षण पूरा किया और गाड़ी से बेसिक स्ट्रीट वापस चला गया। हेनरी की निजी जासूस कंपनी के बाहर उसने बाएं और दाएं देखा। ये पुष्टि करते हुए कि कोई उसे नहीं देख रहा है, उसने धुंध वाला मुखौटा लगाया, अपने विंडब्रेकर का कॉलर उठाया और तेजी से सीढ़ी में प्रवेश किया। दरवाजा खटखटाते हुए क्लेन ने फिर से अधेड़ उम्र के साहसी व्यक्ति जासूस हेनरी को देखा। नमस्कार सर, आपने हमें जो मामला सौंपा था उनमें से एक पूरा हो गया है। गहरी नीली आंखों वाला जासूस हेनरी शराब पीने और धूम्रपान के कारण कर्कश आवाज में बात कर रहा था। क्लेन ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और कहा, क्या यह उस आदमी की जानकारी है जो एविल ड्रैगन बार में दिखाई दिया था? वह आदमी जिसने स्पेक्टेटर पोर्शन की पूरक सामग्रियां खरीदी। हाँ, हेनरी ने अपना धूम्रपान पाइप लहराया। फिर उसने क्लेन को मुस्कुराहट के साथ देखने के अलावा कुछ नहीं कहा। क्लेन समझ गया कि उस आदमी का मतलब क्या था और उसने 1 पाउंड के 4 नोट निकाले और उसे दे दिए। ये दूसरा भुगतान है। वह रुका और बोला, मुझे एक रसीद लिखो। उनका निजी धन भंडार 1 पाउंड से भी कम हो गया था। कोई बात नहीं। हेनरी को खांसी हुई। उन्होंने नोटों पर जालसाजी विरोधी चिन्हों की जांच की और अपने कर्मचारियों को कलम और कागज लाने का निर्देश दिया। फिर उसने क्लेन को बैठने के लिए इशारा किया और उसने जल्दी से एक रसीद लिखी और नीचे एक मोहर लगा दी। सब कुछ पूरा करने के बाद हेनरी ने अपने पाइप पर एक कश खींचा और कहा, आपके विवरण के अनुसार मेरे सहायक और मैंने उस आदमी से मिलने से पहले 3 दिनों तक एविल ड्रैगन बार में इंतजार किया। वह काफी सतर्क सज्जन व्यक्ति है और अच्छा है अवलोकन। शुक्र है, हम अनुभवी हैं। उनका नाम डेक्स्टर गुडेरियन है, जो ग्रीन हिल मेंटल असाइलम के डॉक्टर हैं। डेक्स्टर गुडेरियन, ग्रीन हिल मेंटल असाइलम के एक डॉक्टर। क्लेन ने चुपचाप वही दोहराया जो जासूस ने कहा था और सोचना शुरू कर दिया कि वह इस डॉक्टर के साथ कैसे बातचीत कर सकता है, जिस पर उसे मनोविज्ञान अल्केमिस्ट का एक दर्शक होने का संदेह था। वह इस मामले में ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वह नहीं चाहता था कि नाइटहॉक्स को पता चले कि वह समस्याग्रस्त है। वह केवल सूचना और संसाधनों के आदान प्रदान के कारण अपना जीवन खोना नहीं चाहता था। इसके अलावा ये व्यक्ति संभवतः एक दर्शक था। जिस किसी ने विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया है, वह उस जैसे व्यक्ति से अपने उद्देश्यों और विचारों को छिपाने में सक्षम नहीं होगा। मुझे एक प्रॉक्सी मिलेगी जिससे मैं थोड़ा और रहस्यमय दिखूंगा। नहीं, जितने अधिक लोग शामिल होंगे, समस्याएं उत्पन्न होना उतना ही आसान होगा। हाँ, शायद मैं सत्य के भीतर सत्य को छिपा सकता हूँ। मैं उस डॉक्टर को अपनी अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। जैसा कि जासूस हेनरी ने डेक्स्टर गुडेरियन का वर्णन किया, क्लेन ने सोचा कि वह अपने इच्छित परिणामों को प्रभावित किए बिना जोखिम को कम करने के लिए किन तरीकों का उपयोग कर सकता है। धीरे धीरे उन्हें एक जासूसी फिल्म से प्रेरणा मिली जो उन्होंने एक बार देखी थी। खैर, मैं वह कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका बार बार अभ्यास करना होगा। जासूस हेनरी को जो कहना था उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने से पहले क्लेन ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। खांसी। हेनरी ने अपना गला साफ किया और कहा, हम अभी भी लाल चिमनी से जुड़े अनुरोध पर काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि टिंडन में कई इमारतें हैं जिनकी विशेषताएं समान हैं। बेशक ये बहुत आसान होगा यदि आप हमें प्रदान कर सके अधिक सुरागों के साथ। क्लेन खुश होकर हंसा। अगर मेरे पास और सुराग होते तो मुझे अनुरोध नहीं करना पड़ता। ईमानदारी से कहूं तो इस लंबी जांच ने उसे उदास कर दिया था, क्योंकि पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से क्लेन की भविष्यवाणी पर ध्यान दिया था और उसके पास दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए पर्याप्त समय था। इस प्रकार वह बस यही आशा कर सकता था कि उसे किराएदारों की जानकारी से प्रासंगिक सुराग मिल सकते हैं। और अकेले इसकी कीमत 7 पाउंड थी। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे घबराहट होने लगी। जासूस हेनरी द्वारा अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के बाद क्लेन ने अपना बेत उठाया और चला गया। ... शनिवार की सुबह 9:20 पर ग्रीन हिल मानसिक शरण के एक कार्यालय में डेक्स्टर गुडेरियन, जो सोने की रिम वाला चश्मा पहने हुए थे, ने अपनी जैकेट और टोपी उतार दी और उन्हें कपड़े की रैक पर लटका दिया। उसने अभी कॉफी पाउडर का डिब्बा उठाया ही था कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कृपया अंदर आए, डेक्स्टर ने लापरवाही से कहा। आधा बंद दरवाजा खुला और काला विंडब्रेकर पहने एक युवक अंदर दाखिल हुआ। डेक्स्टर उस व्यक्ति को नहीं पहचानता था जो अंदर आया था, इसलिए उसने हैरान होकर पूछा, सुप्रभात, क्या आप है? क्लेन ने दरवाजा बंद किया, अपनी टोपी उतारी और झुकने से पहले उसे अपनी छाती से लगाया। सुप्रभात डॉक्टर डेक्स्टर, कृपया मुझे बिना किसी चेतावनी के मिलने की छूट लेने के लिए क्षमा करें। मैं आवा पुलिस विभाग का प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर क्लेन मोरेटी हूँ। ये मेरे पहचान दस्तावेज और बैज हैं। निरीक्षक। क्लेन के पहचान दस्तावेज और बैज प्राप्त करते ही डेक्स्टर धीरे से बुदबुदाया। स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। उसने धीरे से ऊपर देखा, उसकी आंखें शांत थीं, मानो वह किसी चीज की जांच कर रहा हो। छोटे काले बाल, पुतलियां भूरे रंग से थोड़ी अधिक गहरी, एक विद्वतापूर्ण आभा, फिलहाल कोई गलत इरादा नहीं। डेक्स्टर ने सामान वापस कर दिया और मेज की दूसरी तरफ कुर्सी की ओर इशारा किया। कृपया बैठिए अधिकारी, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? क्लेन बैठ गया और अपना बेत एक तरफ रख दिया। उसने धीरे से अपने दस्तावेज और बैज हटा दिए, फिर मुस्कुराया। कृपया मुझे अपना परिचय पुनः देने की अनुमति दें। मैं टिंडन सिटी के नाइटहॉक स्क्वाड का भी सदस्य हूँ, जो अलौकिक से जुड़ी घटनाओं से निपटने में विशेषज्ञता रखता है।
सुप्रभात मिस्टर स्पेक्टेटर। अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसे डेक्स्टर की पुतलियां सिकुड़ती देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। डेक्स्टर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ऐसा लग रहा था कि वह भागने वाला है। अधिकारी, मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। डेक्स्टर ने जबरदस्ती कुछ शब्द कहे जिससे वह अपना स्वरूप बनाए रखने में लगभग असमर्थ हो गया। मुझे इस तरह के चुटकुले पसंद नहीं है। शायद मुझे सुरक्षा को बुलाना चाहिए। क्लेन ने धीरे से अपनी रिवॉल्वर अपनी बगल के पिस्तौलदान से निकाली। उसकी मुस्कान अपरिवर्तित रही। मिस्टर डेक्स्टर, मुझे पता है कि आप मेरा आत्मविश्वास देख सकते हैं और मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। हे, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे वह उत्तर दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे द्वारा अभी कहा गया प्रत्येक वाक्य सत्य है, क्लेन ने अपने दिल में कहा। डेक्स्टर थोड़ा शांत हुआ, उसकी निगाहें रिवॉल्वर की ओर टिकी। उसने उलझन में पूछा, मुझे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी बताया है। क्लेन ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ एक संयोग था, या शायद भाग्य चाहता था कि हम मिले। हम एक बार एविल ड्रैगन बार के भूमिगत बाजार में एक दूसरे से मिले थे, लेकिन तब आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। आपने पहले औषधि के लिए पूरक सामग्री खरीदने में चतुराई दिखाए, लेकिन चूंकि मैं उस फॉर्मूले से परिचित हूं, इसलिए आपने मेरा ध्यान खींचा। डेक्स्टर ने अचानक सांस छोड़ी, मानो उसने अपना बचाव करने की प्रेरणा ही खो दी हो। मैं देखता हूं। मुझे लगा कि मैं काफी सावधान था, ऐसा सोचने के लिए। खुद से बुदबुदाने के बाद उसने क्लेन की आंखों में देखा और कहा, अधिकारी, मुझे पता है कि आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ नहीं हैं। यहाँ रहने का आपका असली मकसद क्या है? सहज अभिव्यक्ति के साथ क्लेन ने कहा, मैं अन्य नाइटहॉक से अलग हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे रैंक के ब्यूरोज अपराधी बन रहे हैं। यह उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो कानून का पालन करते हैं। डेक्स्टर ने अपनी मुद्रा बदल ली। वह ढीले पड़ गए और बोले, यदि अन्य नाइटहॉक्स, मैंडेटेड फिनिशर और मशीनरी हाइव माइंड आपकी तरह काम करें तो दुनिया में शांति होगी। आप नाइटहॉक्स, मैंडेटेड फिनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड के अन्य सदस्यों के बारे में जानते हैं? क्लेन ने बनावटी आश्चर्य व्यक्त किया। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो गलती से बियॉन्ड बन गए व्यक्ति को पता होनी चाहिए। आपके पीछे कोई संगठन होना चाहिए। वह पीछे झुका और मुस्कुराते हुए बोला, मनोविज्ञान कीमियागर। उसने लापरवाही से उन शब्दों को कहते समय डेक्स्टर की अभिव्यक्ति को विपरीत होते देखा। मैं देख सकता था कि आप मेरे उत्तर की आशा कर रहे थे, फिर भी मैं चारा चूक गया और आपके भाषाई जाल में फंस गया। डेक्स्टर ने हताशा में कहा। उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि दर्शक राज्य सर्वशक्तिमान नहीं था। वह बता सकता है कि दूसरा पक्ष यहाँ क्यों था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बारीकियों को समझता था। क्लेन ने अपने रिवॉल्वर के सिलेंडर पर हाथ फेरा और कहा, डॉक्टर, हमें एक ईमानदार बातचीत की जरूरत है। इसकी शुरुआत मुझसे हो सकती है। मैं नहीं मानता कि प्रबंधन के अधीन नहीं रहने वाले ब्यूरोज संभावित अपराधी हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हर ब्यूरोज को अपराधी होना चाहिए, पंजीकृत एवं निगरानी की गई। ये बियॉन्डर्स के नियंत्रण खोने के जोखिम के प्रति एक एहतियात है। यह इससे भी अधिक खतरनाक किसी चीज के घटित होने से बचने के लिए है। मैं आपके सामान्य जीवन को बाधित नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच सीमित सहयोग हो सकता है। सीमित सहयोग? डेक्स्टर ने पूछा, मानो कुछ सोच रहा हो। क्लेन ने हल्की सी हंसी निकाली। हाँ, सीमित। उदाहरण के लिए, मुझे नियमित रूप से अपनी स्थिति के बारे में बताएं। आपको पता होना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को बचाना संभव है जिसने अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं खोया है और नाइटहॉक्स के पास इस संबंध में काफी अनुभव है। या यदि आप मुझे अपने परिचित किसी बियॉन्डर या आपके संगठन के किसी बियॉन्डर का सुराग दे सकते हैं जो कुछ ऐसा करने वाला है जो निर्दोषों को खतरे में डाल सकता है। या यदि आप उन वस्तुओं के बदले में कुछ लेना चाहेंगे जिनसे आप अधिक कमा सकते हैं का उपयोग। यह एक अनुलाभ है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि भत्तों का मतलब क्या है। इसके अलावा आपको एक दिन अचानक नाइटहॉक्स, मैंडेटेड फिनिशर या मशीनरी हाइव माइंड के सदस्यों द्वारा मुकदमा चलाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन आनंद और स्थिरता में जी सकते हैं। हम आपको कुछ देंगे जिसका उपयोग आप अपनी पहचान साबित करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो। डेक्स्टर चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर पहले उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने संगठन के साथ विश्वासघात करूं? नहीं, विश्वासघात नहीं, क्लेन ने ईमानदारी से कहा। ये न्याय, नैतिकता और दयालुता की सुरक्षा है। आप कुछ बुराई, निर्दयी और खूनी को रोक रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे उस संगठन के रहस्यों को धोखा देने के लिए नहीं कहूंगा जिसमें आप हैं। डेक्स्टर ने एक पल के लिए सोचा, जैसे अब बेहतर महसूस हो रहा है कि कोई बहाना था। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। यहाँ एक सफल सहयोग है। क्लेन ने अपने खाली हाथ से हाथ हिलाया और कहा, एक सफल सहयोग। हंसने से पहले वह एक पल के लिए रुका। डॉक्टर, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मनोविज्ञान अल्केमिस्ट के सदस्य हैं? हाँ, डेक्स्टर ने सिर हिलाया। क्लेन, जिसने प्रवेश के बाद से अपनी स्पिरिट विजन को निष्क्रिय नहीं किया था, उसने अपनी भावनाओं के रंगों में कोई बदलाव नहीं देखा। इस प्रकार उन्होंने सावधानी से पूछा, आप मनोविज्ञान अल्केमिस्ट में कैसे शामिल हुए? डेक्स्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता चला कि इस अस्पताल में एक मरीज था जो मेरी आर पार देख सकता था जब मैं उसकी देखभाल कर रहा था। उसका स्पष्ट दिमाग किसी पागल जैसा कुछ भी नहीं था। उसका नाम हुड यूजेन है। क्लेन नाम को स्मृति में रखा और डेक्स्टर के साथ थोड़ी देर बातचीत करने और मिलने का एक गुप्त तरीका तय किया। उन्होंने कुछ समय के लिए औषधि, सूत्रों और अफवाहों के बारे में बातचीत नहीं की। उचित समय पर उन्होंने अलविदा कह दिया और डेक्स्टर के कार्यालय छोड़ने से पहले उसने अपनी रिवॉल्वर हटा दी। जब उसने देखा कि क्लेन की पीठ उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई है, तो वह थोड़ा व्यथित और थोड़ा आराम महसूस करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपनी मेज पर डन ने अपनी बुरी आंखों से क्षेत्र को देखा और पूछा, क्या हुआ? क्लेन, जो लगभग आधे घंटे की देरी से आया था, ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, कैप्टन, मुझे एक ब्यूरो मिला और पुष्टि की कि वह एक सदस्य है मनोविज्ञान कीमियागरों के। वह एक रूढ़िवादी डॉक्टर हैं और हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि यथास्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा है। वह एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल कीमिया की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद क्लेन ने कहा, मैं उसे नाइटहॉक्स के लिए एक मुखबिर या एक छिपे हुए बाहरी सदस्य के रूप में विकसित करना चाहता हूं। सूचनाकर्ता शब्द इंटिस भाषा से आया है।
इसे सम्राट रोसेले ने बनवाया था। डन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आपने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला, लेकिन भविष्य में जब आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो मुझे सूचित करना सबसे अच्छा होगा। मुझे उस डॉक्टर की जानकारी और जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला उसका एक लिखित विवरण दे। मैं उसे कुछ ऐसा दूंगा जिसका उपयोग वह अपनी पहचान साबित करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा लियोनार्ड और बाकियों से इस बारे में बात न करें। भले ही वे भरोसेमंद टीम के साथी हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से हमें इसे पास रखने की आवश्यकता है। आप भविष्य में उस डॉक्टर से संपर्क करने के प्रभारी होंगे। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है। समय बीतता गया और टिंडियन ने गर्मियों के अंत को अलविदा कह दिया। तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वाह! क्लेन बाथटब से खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे पानी की बूंदें फर्श पर गिर गईं। वह वहां नग्न खड़ा था, नीचे अपने पेट की ओर देख रहा था। उन्होंने लचीलापन दिखाया और देखा कि प्रमुख मांसपेशी रेखाएं उभरी हुई हैं। यह उनके दैनिक प्रशिक्षण का परिणाम था। इसके अलावा वह काफी ऊर्जावान भी दिखे। और आज ही उनके लड़ाकू शिक्षक गवेन ने उन्हें मुक्का मारने के लिए बुनियादी फुटवर्क और बल लगाने की तकनीक सिखाना शुरू किया था। नल नल नल। क्लेन ने बाथरूम में नंगे पैर फर्श पर कदम रखा, या तो आगे की ओर फिसला या दाहिनी ओर चकमा देने से पहले पीछे हट गया और रक्षात्मक इशारा करते हुए अपनी मुट्ठी घुमाई। उफ़! वह रुका और खुशी से सांस छोड़ी। उसने तौलिया अपने बगल में लिया और खुद को पोंछ लिया। मानसिक आरोग्यशाला के डॉक्टर डेक्स्टर गुडेरियन के संपर्क में आने के बाद क्लेन पूरे 2 सप्ताह तक संयोगों से बचता रहा। अलौकिक घटनाओं की निरंतर बौछार के बिना उनका जीवन स्थिर हो गया। उन्होंने अपना वेतन समय पर प्राप्त किया, रहस्यवाद पर गहराई से शोध किया, अपनी निशानेबाजी और युद्ध कौशल को प्रशिक्षित किया, खाना पकाने की नई विधियां विकसित की, बेंसन और मेलिसा के साथ धीरे धीरे अच्छे बर्तन और सजावट जुटाए, अपने साथियों से अतीत में अलौकिक मामलों के बारे में पूछा, ऐसे लोगों के लिए दिव्य ज्ञान दिया जो क्लब में आए और अपने द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। इससे वह और अधिक स्थिर हो गया। यदि देर रातें न होती जिनमें उसे अभी भी पृथ्वी की याद नहीं आती, वह लाल चिमनी नहीं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, या दुर्भाग्य कपड़े की कठपुतली की तस्वीर जो अभी कभी कभी उसके सपनों में दिखाई देती, तो उसे अपने वर्तमान की आदत पड़ गई होती जीवन और इसके बारे में प्यार से सोचो। उस दौरान 3 टेरो क्लब सभाएं बुलाई गईं, लेकिन क्लेन को रोसेले की डायरी का कोई नया पृष्ठ नहीं मिला। हालांकि जस्टिस के स्पष्टीकरण के अनुसार उसे 2 बियोडर्स के बारे में पता चल गया था और वह लगातार उनसे संपर्क कर रही थी। जब वह उनके परिचितों के समूह में शामिल हो गई तो संभावना थी कि वह रोसेले की डायरी के और पन्नों का सौदा कर सकती थी। द हैंडमैन ने यह भी व्यक्त किया कि वह जमीन पर लौट आया है और कुछ मामलों से निपट रहा है। जैसे ही उसके पास अधिक खाली समय होता, वह और अधिक की तलाश शुरू कर देता। इसके अलावा जस्टिस को लगा कि जिन 2 बियोडर्स को वह जानती थी, वे सभा में शामिल होने के संभावित लक्ष्य थे। जानकारी के कुछ निश्चित लेकिन अलग अलग माध्यमों के साथ साथ सिद्धांतों और अनूठी विशेषताओं के साथ उन दोनों के पास अच्छी पहचान थी। वे ऐसे लोग नहीं थे जो कोई रहस्य बेच देते हों। एकमात्र समस्या ये थी कि वे केवल अनुक्रम 9 बियोडर्स थे जो टैरो क्लब जैसे उच्च स्तरीय गुप्त संगठन के लिए उपयुक्त नहीं थे। उच्च कोटि का गुप्त संगठन, यह एक पिरामिड योजना की तरह लगता है। क्लेन ने केवल इस तथ्य को छिपाने के लिए एक बार यह भरी कि उसके पास मिस जस्टिस की शालीनता का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। वह केवल 2 बियोडर्स को आगे देखने के लिए सहमत हो सकता था। बेशक जस्टिस पहले से मासूम और रोमांटिक युवती नहीं थी। उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी और कभी भी दोनों बियोडर्स के नाम और गुणों का उल्लेख नहीं किया। उसे डर था कि द हैंडमैन उससे उसकी पहचान कर लेगा। मिस जस्टिस ने कहा कि उन्हें औषधि पचने के लक्षण स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। एक दर्शक के रूप में अपना अभिनय पूरा करने तक उसे 3 से 4 सप्ताह और लग सकते हैं। टेलीपैथिस्ट फॉर्मूले के मेरे निर्धारित अधिग्रहण को आगे लाना होगा। क्लेन ने उस तौलिए को एक तरफ फेंक दिया जिसका उपयोग वह खुद को सुखाने के लिए करता था और अपने कपड़े पहन लिया क्योंकि उसने एक दिन पहले टैरो क्लब के बारे में सोचा था। पिछले 20 दिनों में वह केवल एक बार डेक्स्टर गुडेरियन से मिले थे। उनका विचार था कि जल्दबाजी बर्बादी लाती है, इसलिए उन्होंने केवल डॉक्टर की स्थिति के बारे में बातचीत की और मनोविज्ञान किमियागरों के बारे में महत्वहीन बातें पूछी। जिस गति से जस्टिस औषधि को पचा रहे थे, उसे देखते हुए उनके पास ये सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि डेक्स्टर से अनुक्रम 8 टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला पहले कैसे प्राप्त किया जाए। क्लेन ने अपनी शर्ट के बटन लगाए और अपने बालों में पानी सोखने के लिए अपने सिर के चारों ओर लपेटने के लिए एक और सूखा तौलिया लिया। जस्टिस की तुलना में वह अपेक्षा से भी अधिक तेजी से दृष्टा औषधि को पचा रहा था। इस सप्ताह तक वह ध्वनियां जो उसे नहीं सुननी चाहिए और जो चीजें उसे नहीं देखनी चाहिए थी, वह अनुभूति या स्पिरिट विशन में संलग्न होने के दौरान पहले ही गायब हो चुकी थी। तौलिए को पलटते हुए क्लेन ने फिर से अपने बाल सुखाए। उसने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और खुद से बुदबुदाया, मैंने जो दृष्टा सिद्धांत समझे हैं वे वास्तव में प्रभावी हैं। मैं अगले सप्ताह तक औषधि को पूरी तरह से पचाने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कहां जाना है। क्लाउन फॉर्मूले के अनुसार परिपक्व होना से वे माउंटेन बकरी का एक सींग और मानव चेहरे वाले गुलाब का पूरा डंठल प्राप्त करे। शायद मैं लेडी डेली की तरह कर सकता हूं और एक विशेष आवेदन भेज सकता हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। उच्च अधिकारी और मैं अपनी गति से विकास करना चाहता हूं। पुलिस विभाग में अरोरा ऑर्डर का आस्तिक भी मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि यह मिस्टर जेड कौन है। हेनरी ने कहा कि वह पूरा करेगा। इस सप्ताह के अंत से पहले लाल चिमनी कार्य। मेरा निजी भंडार 7 पाउंड से थोड़ा अधिक वापस आ गया है, इसलिए कम से कम मुझे अंतिम भुगतान करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। घरों और किराएदारों के बारे में कुछ जानकारी जो उसने पहले प्रदान की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई जानकारी नहीं थी। ये सामान्यताएं, लेकिन मेरे पास एक एक करके उनकी जांच करने का समय नहीं है। शायद मैं देख सकता हूं कि हाल ही में कौन से लाल चिमनी घरों को नए किराएदार मिले हैं। यह इसे देखने का एक तरीका है। आधे मिनट तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने अपनी काली पतलून, बोटाई और बगल में पिस्तौलदान पहन लिया। फिर उसने फर्श से अपना पसीने से तरबतर नाइट ट्रेनिंग सूट उठाया और कपड़े धोने की टोकरी में फेंक दिया। उसने दरवाजा खोला और बाथरूम से बाहर निकल गया। उसने अभी अभी अपना बुधवार दोपहर का युद्ध प्रशिक्षण समाप्त किया था और वह अभी भी अपने शिक्षक गवेन के स्थान पर था। हेलो मिस्टर मोरेटी। गवेन की नौकरानी वहां से गुजरी और उसने झट से प्रणाम किया। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और गंदे बाथरूम की ओर इशारा किया। क्या आप कृपया इसे साफ कर सकते हैं? बिल्कुल सर। कपड़ों की देखभाल कपड़े धोने वाली नौकरानी करेगी। वह 6 बजे आएगी। जवाब देते समय नौकरानी ने अपना सिर नीचे झुका लिया।
लॉन्ड्री नौकरानियों के पास आवास या भोजन शामिल नहीं था, इसलिए उन्हें केवल एक घर द्वारा काम पर नहीं रखा गया था। उन्हें आमतौर पर कई घरों से कपड़े धोने का काम संभालने के लिए अनुबंधित किया गया था। या तो वे प्रतिदिन इधर उधर भागते थे, दूसरे घर में जाने से पहले एक घर के कपड़े धोते थे, या वे अलग अलग घरों से सभी कपड़े इकट्ठा करते थे और सभी को वापस भेजने से पहले एक ही समय में उनकी देखभाल करते थे। तभी वे बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते थे। क्लेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मालिक को विदाई देने के लिए लिविंग रूम में लौट आया, जो रॉकिंग चेयर पर बैठा था। उसने गवेन को सुस्ती से सिर हिलाते देखा। हल्के भूरे रंग का कंबल उसके पैरों को ढक रहा था और उसके हाथों में आवा इवनिंग न्यूज थी। क्लेन वास्तव में जानता था कि डूबते सूरज की चमक में नहा रहे सज्जन की उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उसकी उदासीनता से ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही 80 के दशक में था। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान गवेन ने चुप्पी बनाए रखी और केवल जरूरत पड़ने पर ही संकेत दिए। वह अनौपचारिक बातचीत करने वालों में से नहीं था। क्लेन दैनिक प्रशिक्षण से इतना थक गया था कि उसका बातचीत में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार उनके रिश्ते में दूरियां बनी रहीं। उनके प्रदर्शन से शिक्षक गवेन की ताकत अभी भी काफी डरावनी है और उनके कदम भी तेज हैं। मैं मानता हूं कि मेरे साथ 3 लोगों से लड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। उसे पुलिस स्टेशन से वेतन मिलता है और उसने टिंडन उपनगरों के बाहर एक गांव में जमीन का एक भूखंड भी खरीदा है जो एक निश्चित किराया प्रदान करता है। वह किराए पर लेता है एक रसोया, एक नौकरानी और एक कपड़े धोने वाली नौकरानी। पृथ्वी पर फूडहोलिक साम्राज्य में इतनी संपत्ति वाला 50 वर्ष का एक व्यक्ति दुनिया की यात्रा कर रहा होगा। क्लेन ने गवेन से दूर देखा और अपना सिर हिलाया। फिर वह अपनी टोपी और काली विंडब्रेकर उतारने के लिए कपड़े की रैक के पास गया। अपने आप को साफ करने के बाद उसने अपनी छड़ी ली और घर से बाहर निकल गया। वह घास फूस से ढके पत्थर के रास्ते पर चलकर फाटक की ओर गया। तभी उसने देखा कि धातु की बाड़ के बाहर एक दोपहिया गाड़ी रुकी हुई थी और उसके बगल में एक परिचित चेहरे वाला एक आदमी खड़ा था। लियोनार्ड। क्लेन बुदबुदाया, अपने गंदे बालों वाले नाइटहॉक्स टीम के साथी की ओर संदेह से देख रहा है। लियोनार्ड ने सफेद शर्ट, काली पतलून और बिना बटन वाले चमड़े के जूते पहने हुए थे और अपने हाथों में अपनी टोपी घुमाई हुई थी। जब उसने क्लेन को घर से बाहर आते देखा तो वह मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम्हें सुखद आश्चर्य हुआ? केवल आश्चर्य, बिना किसी खुशी के। क्लेन ने लियोनार्ड के अनुचित व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया और नकली कवि की हरी आंखों में देखा। क्या हुआ? लियोनार्ड ने अपनी टोपी लगाई और कहा, कैप्टन चाहते हैं कि आप मेरे और फ्राई के साथ काम करें। आइए रास्ते में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। क्लेन उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी के बाहर का दृश्य सामने आया, लियोनार्ड ने दस्तावेज बैग को अपने पास उठाया और क्लेन पर फेंक दिया। क्लेन ने इसे तेजी से पकड़ा और एक दस्तावेज निकाला। फिर उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 11 अगस्त रात 11 बजे वेस्टबरो के एक वर्कहाउस में दिवालिया सेलेस ने त्रासदी पैदा करने के लिए आगजनी का प्रयास किया, लेकिन अंत में वह केवल खुद को जलाकर मारने में कामयाब रहा। 11 अगस्त रात 10 बजे बंदरगाह कर्मचारी जिद ने छलांग लगा दी टुसोक नदी और अपना गरीबी से त्रस्त जीवन समाप्त कर लिया। 11 अगस्त रात 8 बजे आयरन क्रॉस स्ट्रीट की लो स्ट्रीट में श्रीमती लाउवेस्ट, जो माचिस बेचकर जीविकोपार्जन करती थी, अचानक बीमारी से मर गई। ... जब क्लेन ने पढ़ा तो वह हैरान रह गया। पहली 2 घटनाएं, उन्हें ये मौतें बेहद सामान्य और आम लगी। न केवल इस पर नाइटहॉक्स का ध्यान होना चाहिए था, बल्कि पुलिस बल भी मौत के ऐसे स्पष्ट कारणों की जांच में संसाधनों को बर्बाद करने से बचता। हालांकि जब उसने सूची पढ़ी तो उसने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ ली। 2 पन्नों के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और लियोनार्ड की ओर देखा। क्या ये बहुत अधिक नहीं है? जब सामान्य मौतों की संख्या चौंका देने वाली मात्रा में पहुंच गई तो इसे सामान्य कहना मुश्किल हो गया। एक बार के लिए लियोनार्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, पिछले 2 हफ्तों के भीतर मौत की घटनाओं की संख्या सामान्य दर से 5 गुना अधिक है। जब टिंडन पुलिस मुख्यालय ने डेटा को सारणीबद्ध किया तो उन्हें समस्या का एहसास हुआ और तुरंत इसे हमारे पास भेज दिया, साथ ही अनिवार्य पुनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड। हालांकि प्रारंभिक जांच के दौरान मौत की ये घटनाएं सामान्य लग रही थी, लेकिन कैप्टन का मानना है कि हमें इनकी एक बार फिर से जांच करनी चाहिए। इसके लिए भविष्यवाणी या अनुष्ठानिक जादू की मदद की आवश्यकता हो सकती है। क्लेन ने आत्मज्ञान की दृष्टि से कहा, मैं समझता हूँ। लियोनार्ड ने अपनी उंगलियां चटकाई और कहा, आप, मैं और फ्राई एक टीम में हैं। वह आयरन क्रॉस स्ट्रीट की लो स्ट्रीट पर हमारा इंतजार कर रहा है। सिका, रॉयले और ओर्डनील एक अन्य टीम में है, जो नॉर्थ बरो में संबंधित घटनाओं की जांच कर रहे हैं। कैप्टन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कंपनी में रह रहे हैं। ठीक है। क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचने लगा। उसने तुरंत पूछा, क्या मैं अपनी जगह पर आकर एक नोट छोड़ सकता हूँ? उसे अपने भाई और बहन को बताना पड़ा कि वह उस रात घर पर भोजन नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ समस्या आ गई है। लियोनार्ड हंसे, कोई बात नहीं, ये रास्ते में है। इसके साथ क्लेन शांत हो गया और मृत्यु की घटनाओं को फिर से पढ़ा और मृत्यु के विभिन्न नामों, समय और कारणों के बीच एक लिंक खोजने का इरादा किया। तभी अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, क्या नाइटहॉक बनने के बाद यह मेरा पहला समूह मिशन है? टिंडन सिटी, 2 डैफोडिल स्ट्रीट। क्लेन, जिसने एक नोट छोड़ा था, ने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से लियोनार्ड मिशेल की ओर चला गया, जो सड़क के किनारे इंतजार कर रहा था। लियोनार्ड के छोटे काले बाल 1 महीने में थोड़े बड़े हो गए थे और किसी भी तरह की देखभाल की कमी के कारण वह अस्त व्यस्त दिखने लगे थे। इसके बावजूद उनके गंदे बाल अभी भी उनके सभ्य रूप, पन्ना रंग की आंखों और काव्यात्मक भावनाओं की प्रशंसा करते थे। इसमें सौंदर्य की एक अलग अनुभूति झलक रही थी। दरअसल कोई भी हेयर स्टाइल चेहरे पर निर्भर करती है। क्लेन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। उन्होंने आयरन क्रॉस स्ट्रीट की ओर इशारा किया और पूछा, क्या फ्राई वहां हमारा इंतजार कर रही है? हाँ। लियोनार्ड ने अपनी खुली हुई शर्ट को चिकना किया और लापरवाही से कहा, क्या जब आप दस्तावेज देख रहे थे तो क्या आपको कोई सुराग नजर आया? सड़क के किनारे चलते हुए क्लेन ने अपने बाएं हाथ में छड़ी पकड़ी और कहा, नहीं, मुझे उनके समय, स्थान या मृत्यु के कारणों में कुछ भी सामान्य नहीं मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अनुष्ठान में दुष्ट देवता या शैतान शामिल होते हैं, एक निश्चित समय सीमा के भीतर या एक विशेष विधि का उपयोग करके आयोजित किया जाना चाहिए। लियोनार्ड ने अपनी शर्ट के नीचे छिपी कस्टम निर्मित रिवॉल्वर को अपनी कमर से छुआ और मुस्कुराया। यह एक पूर्ण नियम नहीं है। मेरे अनुभव में कुछ दुष्ट देवता या शैतान आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, जब तक कि उनसे जो पूछा जा रहा है उसमें उनकी विशेष रुचि होती है। इसके अलावा मौतों की एक अच्छी संख्या सामान्य लगती है। वास्तविक उत्तर पर पहुंचने से पहले हमें उन्हें छोड़ना होगा।
क्लेन ने उसकी ओर देखा और कहा, यही कारण है कि कैप्टन ने हमें एक बार फिर से जांच करने के लिए कहा, सामान्य घटनाओं को खत्म करने के लिए। इसके अलावा उनमें से बड़ी संख्या में सरल और हल करने में आसान थे। उसे हमेशा लगता था कि लियोनार्ड मिशेल थोड़ा अजीब और रहस्यमय था। न केवल वह हमेशा उस पर संदेह करता था, यह मानता था कि उसके बारे में कुछ था। इसके अलावा उसका आचरण समय समय पर बदलता भी रहा, कभी शांत, कभी अहंकारी, कभी चंचल, कभी शांत। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी भी आकस्मिक मुलाकात हुई हो, एक मुठभेड़ जो आपको खुद को एक नाटक में एक स्टार के रूप में देखने पर मजबूर कर देती है? क्लेन ने अतीत में देखी गई सभी फिल्मों, उपन्यासों और नाटकों के आधार पर एक मोटा निष्कर्ष निकाला। इस सवाल को सुनकर लियोनार्ड हंसे और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी तक पूर्ण विकसित नाइट हॉक नहीं हैं। आप अभी भी प्रशिक्षण चरण में हैं। पवित्र कैथेड्रल विभिन्न सूबाओं के कैथेड्रल द्वारा अनुभव किए गए सभी अलौकिक मुठभेड़ों का रिकॉर्ड संकलित करता है और इसे हर 6 महीने में एक बार अपने सदस्यों को सौंपता है। आपके रहस्यवाद के पाठों के अलावा आप कैप्टन को एक आवेदन जमा कर सकते हैं और इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए चाइनीज गेट में प्रवेश करने का अनुरोध कर सकते हैं। क्लेन ने आत्मज्ञान में सिर हिलाया। कैप्टन ने मुझसे कभी इसका जिक्र नहीं किया। क्लेन को अब तक चाइनीज गेट में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला था। लियोनार्ड ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आप पहले से ही कैप्टन की शैली के आदी हो चुके हैं, ये सोचने के लिए कि आप अभी भी भूलेपन से उसके आपको याद दिलाने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने पर उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, हमें कैप्टन से सावधान रहना चाहिए यदि एक दिन ऐसा आता है जब उसे सब कुछ याद आ जाता है। क्या इसका मतलब नियंत्रण खोना होगा? क्लेन ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। फिर उन्होंने पूछा, क्या भूलने की बीमारी कैप्टन के लिए अनोखी है? मैंने सोचा था कि यह स्लीपलेस सीक्वेंस के कारण उत्पन्न हुई समस्या थी। आधी रात को तेल जलाने से आमतौर पर याददाश्त कमजोर हो जाती है। अधिक सटीक रूप से यह एक दुष्स्वप्न के लिए अद्वितीय लक्षण है। सपनों और वास्तविकता के आपस में जुड़े होने के कारण किसी व्यक्ति के लिए अक्सर यह अंतर करना कठिन होता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं है। उन्हें याद रखने की आवश्यकता है जो वास्तविकता का हिस्सा नहीं है। लियोनार्ड और विस्तार से बताना चाहते थे, लेकिन वे पहले ही आयरन क्रॉस स्ट्रीट पर पहुंच चुके थे और उन्होंने पाया कि कॉप्स कलेक्टर फ्राई सार्वजनिक कैरेज स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। फ्राई ने हाथ में चमड़े की अटैची के साथ गोल काली टोपी और उसी रंग का विंडब्रेकर पहना हुआ था। वह इतना पीला पड़ गया था कि इससे क्लेन को संदेह होने लगा कि क्या वह जल्दी किसी भी समय गिर जाएगा। उसकी बर्फीली आभा ने गाड़ी का इंतजार कर रहे बाकी सभी लोगों को उससे दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। एक दूसरे को सिर हिलाने के बाद तीनों ने चुपचाप समूह बनाया और आयरन क्रॉस स्ट्रीट की निचली सड़क की ओर मुड़ने से पहले स्मिरन बेकरी से आगे बढ़े। उन्हें तुरंत शोर का सामना करना पड़ा। क्लैम सूप, तली हुई मछली, जिंजर बियर और फल बेचने वाले व्यापारी ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्मत्त ढंग से चिल्ला रहे थे, जिससे पैदल चलने वालों की गति अनायास ही धीमी हो गई। 5 बज चुके थे। लोग आयरन क्रॉस स्ट्रीट की ओर लौट रहे थे और सड़कों के किनारे भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ में कुछ बच्चे भी शामिल थे जो पैदल चलने वालों की जेब पर ध्यान देते हुए बेरुखी से सब कुछ देख रहे थे। क्लेन अक्सर सस्ते पके हुए भोजन के लिए यहाँ आता था और सड़कों से परिचित था, खासकर जब से वह अतीत में पास के अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने समूह को याद दिलाया, चोरों से सावधान रहें। लियोनार्ड मुस्कुराए, आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी शर्ट खींची और अपनी बंदूक के होल्स्टर को समायोजित किया, जिससे उसकी रिवॉल्वर दिखाई देने लगी। अचानक उन पर टिकी सभी निगाहें हट गईं। उनके आसपास के पैदल यात्रियों ने सहजता से रास्ता बना लिया। क्लेन एक पल के लिए ठिठक गया, फिर बड़े कदमों से लियोनार्ड और फ्राई को पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और किसी जानने वाले की नजरों से बचने की भरपूर कोशिश करने लगा। बेंसन और मेलिसा का अभी भी यहाँ के पड़ोसियों के साथ व्यवहार था। आखिरकार वे बहुत दूर नहीं गए थे। तीनों उस क्षेत्र से आगे बढ़े जहां कई फेरी वाले थे और आयरन क्रॉस स्ट्रीट की सच्ची निचली सड़क में बदल गए। यहाँ पैदल चलने वाले सभी लोग पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वे चमकीले और सुंदर कपड़े पहनने वाले अजनबियों से सावधान रहते थे, फिर भी उनकी आंखों में लालच भी था, जैसे गिद्ध भोजन पर नजर गड़ाए हुए हो, किसी भी समय हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन लियोनार्ड की रिवॉल्वर ने किसी भी दुर्घटना को होने से रोक दिया। आइए सबसे पहले कल हुई मौत की जांच करें। हम श्रीमती लाउवेस से शुरुआत करेंगे, जो एक महिला थी जो आजीविका के लिए माचिस की डिब्बियां चिपकाती थी। लियोनार्ड ने अपने नोट्स पलटे और कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर इशारा किया, पहली मंजिल, नंबर 134। जैसे ही वे तीनों आगे बढ़े, जो बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, वे जल्दी से सड़क के कोने पर छिप गए। उन्होंने जिज्ञासा और भय भरी आंखों से उन्हें देखा। उनके हाथ और पैरों को देखो, माचिस की तीलियों की तरह पतले। लियोनार्ड ने आह भरी। वह सबसे पहले बिल्डिंग नंबर 134 में दाखिल हुए। हवा, जो कई गंधों का मिश्रण थी, क्लेन की नाक में प्रवेश कर गई। वह मूत्र, पसीने और फफूंद की दुर्गंध के साथ साथ जलते कोयले की गंध को भी हल्के से पहचान सकता था। क्लेन अपनी नाक खींचने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उन्होंने बिश माउंटबेटन को देखा जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। अधिकारी माउंटबेटन की मूंछें भूरी पीली थी और वह लियोनार्ड के इंस्पेक्टर पद से ईर्ष्या करता था। सर, मैंने पहले ही लाउवेस को उसके कमरे में इंतजार करने के लिए कहा है, विट्स माउंटबेटन ने अपनी अनोखी, तीखी आवाज में कहा। उसने स्पष्ट रूप से क्लेन को नहीं पहचाना, जो अब अधिक ऊर्जावान और उचित दिख रहा था। जब वह उन्हें पहली मंजिल पर लाउवेस परिवार के पास ले जा रहा था तो उसे अपने सामने के 3 अधिकारियों से बात करने की परवाह थी। यह एक साधारण अपार्टमेंट था। कमरे के अंदर एक चारपाई सीधी बिछी हुई थी और दाहिनी ओर गोंद और सख्त कागज से भरी एक मेज थी। कमरे का कोना माचिस की डिब्बियों के फ्रेम से भरा हुआ था, जबकि बाईं ओर एक पुरानी कैबिनेट थी जो कपड़े और कटलरी दोनों के भंडारण स्थान के रूप में काम कर रही थी। दरवाजे के दोनों किनारों पर एक स्टोव, शौचालय और थोड़ी मात्रा में कोयले और लकड़ी का कब्जा था, जबकि कमरे के बीच में 2 गंदे गद्दे थे। एक आदमी फटे कंबल के नीचे सो रहा था, जिससे किसी के चलने के लिए जगह नहीं बची थी। एक महिला चारपाई के निचले स्तर पर लेटी हुई थी, उसकी त्वचा बर्फ से ठंडी थी। ये स्पष्ट था कि वह जीवन के सभी लक्षण खो चुकी थी। लाश के पास लगभग 30 साल का एक आदमी बैठा था। उसके तलिए बाल थे, वह उदास लग रहा था और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। लाउवेस, ये 3 अधिकारी शव की जांच करने और आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ आए हैं। बिश माउंटबेटन सोते हुए आदमी की परवाह किए बिना चिल्लाए। निराश व्यक्ति ने कमजोरी से ऊपर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या किसी ने पहले ही लाश की जांच नहीं की और मुझसे पूछताछ नहीं की? उसने भूरे नीले रंग की श्रमिक वर्दी पहन रखी थी जिसमें कई बार ठीक किए जाने के स्पष्ट निशान थे।
जब मैं कहूं तब उत्तर देना। तुम्हारे पास इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? विटसेच माउंटबेटन ने उस व्यक्ति को डांटा, फिर लियोनार्ड, क्लेन और फ्राई की ओर मुड़े। अधिकारी, ये लाउविस है। बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति उसकी पत्नी है, जो मृतक भी है। हमारे प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार उसकी मृत्यु अचानक बीमारी से हुई। क्लेन और बाकी लोग बिस्तर के किनारे पर झुक गए। ऊंची नाक वाले, पतले होठों वाले फ्राई ने अपने ठंडे व्यवहार से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने लाउविस को धीरे से थपथपाया और उस आदमी को रास्ता देने का संकेत दिया ताकि वह शरीर की जांच कर सके। क्लेन ने सोते हुए आदमी की ओर देखा और पूछा, ये है मेरा किराएदार? लाउविस ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, इस कमरे का किराया प्रति सप्ताह 310 पेंस है। मैं केवल बंदरगाह पर एक कर्मचारी हूं और मेरी पत्नी चिपकी हुई माचिस की डिब्बियों से प्रति टोकरा 2.25 पेंस कमाती है। प्रत्येक टोकरा है 130 बक्सों तक। हमारा एक बच्चा भी है। हम बाकी जगह किसी और को किराए पर दे सकते हैं। हम गद्दे के लिए प्रति सप्ताह केवल 1 सोली लेते हैं। मेरे पास एक किराएदार है जो मदद कर रहा है थिएटर, और वह रात के 10 बजे से पहले वापस नहीं आता है। उसने दिन में गद्दे का अधिकार इस आदमी को बेच दिया है। वह व्यक्ति है जो रात में थिएटर के गेट की निगरानी करता है, इसलिए वह हर हफ्ते केवल 6 पेंस का भुगतान करता है। दूसरे पक्ष के हकलाने की आवाज सुनकर क्लेन कमरे के कोने में रखे टोकरे को देखने से खुद को नहीं रोक सका। एक टोकरे में 130 माचिस की डिब्बियां थीं और उनसे केवल 2.25 पेंस की कमाई हुई, 2 पाउंड काली रोटी की कीमत के बराबर। वह एक दिन में कितने टोकरे संभाल सकती थी? एक। लियोनार्ड ने आसपास का सर्वेक्षण किया और पूछा, क्या आपकी पत्नी अपनी मृत्यु से पहले असामान्य व्यवहार कर रही थी? लाउविस, जिनसे इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ने अपनी बाईं छाती के बाईं ओर इशारा किया और कहा, पिछले सप्ताह से। ठीक है, शायद 1 सप्ताह पहले उसने कहा था कि उसे इस क्षेत्र में घुटन महसूस होती है और वह अपनी सांस नहीं ले पा रही है। उद्धरण चिन्ह। दिल की बीमारी का अग्रदूत, एक सामान्य मौत। क्लेन ने टोकते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? लाउविस ने याद करते हुए कहा, उसने सूर्यास्त के बाद काम करना बंद कर दिया। मोमबत्तियां और गैस माचिस की डिब्बियों से अधिक महंगी हैं। उसने कहा कि वह बहुत थक गई थी और मुझसे बच्चों से बात करने और उसे आराम करने के लिए कहा। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो वह पहले से ही बीमार थी, सांस लेना बंद कर दिया। जब लाउविस ने ऐसा कहा तो वह अपना दुख और दर्द छिपा नहीं सका। क्लेन और लियोनार्ड ने कई सवाल पूछे, लेकिन मौत के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं मिला। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो लियोनार्ड ने कहा, मिस्टर लाउविस, कृपया कुछ मिनटों के लिए बाहर प्रतीक्षा करें। हम लाश की गहन जांच करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसे देखना चाहेंगे। ठीक है। लाउविस उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। बिश माउंटबेटन गद्दे की ओर बढ़े और किराएदार को लात मारी, हिंसक तरीके से उसका अपार्टमेंट से बाहर पीछा किया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे को बाहर से पहरा दे दिया। इसलिए लियोनार्ड ने फ्राई की ओर देखा। वह दिल का दौरा पड़ने से मर गई, फ्राई ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए निश्चितता के साथ कहा। क्लेन ने त्वरित निर्णय लेने के इरादे से आधा पैसा निकालने से पहले एक पल के लिए सोचा। श्रीमती लाउविस का दिल का दौरा अलौकिक कारणों से हुआ था। नहीं, ये बहुत संकीर्ण है, उत्तर भ्रामक हो सकता है। हम श्रीमती लाउविस की मृत्यु को प्रभावित करने वाले अलौकिक कारक हैं। मैं उसका उपयोग करूंगा। उन्होंने तुरंत एक बयान पर निर्णय लिया। जैसे ही उसने बयान सुनाया, क्लेन श्रीमती लाउविस की लाश के पास चला गया। सिक्का उछालते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही सिक्का सीधे क्लेन की हथेली में गिरा, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। इस बार राजा का चित्र ऊपर की ओर था। इसका मतलब यह था कि श्रीमती लाउविस की मृत्यु को प्रभावित करने वाले अलौकिक कारक थे। विक्टोरियन युग के दौरान एक टोकरी में 144 माचिस की डिब्बियां होती थीं। श्रम का मूल्य 2.25 पेंस था। एक महिला जो पूरे दिन काम करती है वह अधिकतम 7 काम कर सकती है। अलौकिक कारकों की उपस्थिति है। क्लेन की आंखें सामान्य हो गईं और उसने लियोनार्ड और फ्राई की ओर देखा। लियोनार्ड अचानक हंसे, बहुत पेशेवर और दृष्टा की उपाधि के योग्य। क्या आप कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्लेन ने मन में बुदबुदाया। फ्राई ने अपना सूटकेस खोला और एक चांदी का चाकू और अन्य उपकरण निकाले। वह रुका और पूछा, लाश मुझे बताती है कि वह सचमुच अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गई। क्या आपके पास अधिक विस्तृत उत्तर देने का कोई तरीका है? क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं एक मध्यम अनुष्ठान और एक स्वप्न भविष्यवाणी को संयोजित करने का प्रयास कर सकता हूं। उम्मीद है मैं श्रीमती लाउविस की शेष आध्यात्मिकता से कुछ प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। फ्राई ने अपनी ठंडी और आरक्षित स्थिति बनाए रखी। वह 2 कदम पीछे हट गया और बोला, इसे आजमा कर देखें। उसने अपना सिर बगल में घुमाया और क्लेन की ओर देखा। उसने अपने स्वर में ज्यादा उतार चढ़ाव के बिना अचानक आह भरी, आप इस तरह की स्थिति के अधिकाधिक अभ्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता था। क्लेन को रोने की इच्छा थी। फिर उन्होंने शुद्ध ओस, आवश्यक तेल और हर्बल पाउडर की बोतलें निकाली। फिर उसने जल्दी से माध्यमशिप अनुष्ठान की स्थापना की। उन्होंने आध्यात्मिकता की दीवार के बीच में एवरनाइट देवी की सम्मानित उपाधियों का जाप किया और हर्मीस में अपनी प्रार्थनाएं पढ़ी। जल्द ही हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और रोशनी धीमी हो गई। क्लेन की आंखें पूरी तरह से काली हो गई और उसने भविष्यवाणी कथन दोहराया, श्रीमती लाउविस की मृत्यु का कारण। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती लाउविस की मृत्यु का कारण। फिर उसने श्रीमती लाउविस की बची हुई आध्यात्मिकता को छूने के लिए अपना मायावी दाहिना हाथ बढ़ाया। एक के बाद एक दृश्य उसके सामने चमकने लगे। एक दुबली और मटमैली महिला व्यस्तता में थी, माचिस बनाते हुए वह अचानक रुक गई और अपने दोनों बच्चों से बात कर रही थी। वह हौंकते हुए काली रोटी खरीद रही थी। तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ने के लक्षण दिखाई देने लगे। फिर से वह थकी हुई महसूस कर रही थी और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वह फिर कभी नहीं उठी। अलौकिक कारक का पता लगाने के इरादे से क्लेन ने हर एक चीज का अवलोकन किया, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो गया तब भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही धुंधलापन टूटा, क्लेन ने सपनों की दुनिया छोड़ दी और वास्तविकता में लौट आया। उन्होंने आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया और इंतजार कर रहे फ्राई से कहा और लियोनार्ड को खुश किया। कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे। अधिकांश दृश्यों से पता चला कि श्रीमती लाउविस को बहुत समय पहले दिल की बीमारी थी। एकमात्र दृश्य जो अलग था वह था जब श्रीमती लाउविस की पीठ किसी ने थपथपाई थी। हाथ गोरा और पतला था, जाहिर तौर पर एक महिला की। ऐसे परिवार के लिए वे डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वे बहुत ज्यादा बीमार न हो। भले ही उन्हें मुफ्त चैरिटी अस्पताल में कतार में लगना पड़े, लेकिन समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे बर्बाद कर सके। काम के बिना एक दिन शायद हो सकता है, इसका मतलब है कि अगले दिन मेज पर कोई खाना नहीं होगा।
लियोनार्ड ने एक कवि की तरह भावनात्मक रूप से आह भरी। फ्राई ने बिस्तर पर पड़ी लाश को देखा और हल्के से आह भरी। क्लेन के बोलने से पहले लियोनार्ड तुरंत अपनी चिंताग्रस्त स्थिति से बाहर निकले और सोच समझकर कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि जब श्रीमती लाउवेस को थपथपाया गया तो अलौकिक कारक काम आया? यह एक महिला या मैडम के पतले हाथ से आया था? क्लेन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, लेकिन ये केवल मेरी व्याख्या है। भविष्यवाणी हमेशा अस्पष्ट होती है। बातचीत खत्म हुई। वह और लियोनार्ड बिस्तर के दूसरी ओर वापस चले गए और फ्राई को बिना किसी परेशानी के अपने सूटकेस से अपने उपकरण निकालने की अनुमति दी ताकि वह आगे की जांच कर सके। फ्राई का काम पूरा हो जाने के बाद जब वह अपने उपकरण पैक कर रहा था तब वे इंतजार कर रहे थे। लाश को साफ करने और ढकने के बाद वह पलटा और बोला, उसकी मौत प्राकृतिक हृदय रोग के कारण हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्कर्ष सुनने के बाद लियोनार्ड आगे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि वह दरवाजे के किनारे तक चला गया, कुछ देर के लिए रुका और बोला, अभी के लिए बस इतना ही। चलो वेस्टबरो में वर्कहाउस की ओर चले। हम देखेंगे कि क्या हमें अन्य सुराग मिल सकते हैं। शायद हम लिंक कर सकते हैं दो घटनाएं एक साथ। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं। क्लेन सहमत हुआ, अभी भी उलझन से भरा हुआ था। फ्राई ने अपना सूटकेस उठाया और उछलते कूदते हुए बिना किसी के कंबल पर पैर रखे सावधानी से 2 मंजिल के गैदों के पार चला गया। लियोनार्ड ने दरवाजा खोला और सबसे पहले कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने लाउवेस और किराएदार से कहा, अब आप घर लौट सकते हैं। क्लेन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, शव को दफनाने में जल्दबाजी न करें। एक और दिन प्रतीक्षा करें क्योंकि एक और गहन जांच हो सकती है। ठीक है अधिकारी। लाउवेस हल्के से झुके और जल्दी से उत्तर दिया। फिर स्तब्ध और खोया हुआ महसूस करते हुए उसने कहा, वास्तव में मेरे पास अभी उसे दफनाने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ और दिनों के लिए बचत करनी होगी, बस कुछ और दिनों के लिए। सौभाग्य से मौसम ठीक है, ठंडा हो रहा है। क्लेन चौंक गया और पूछा, आप लाश को कुछ दिनों के लिए कमरे में ही रहने देने की योजना बना रहे हैं? लाउवेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ शुक्र है, हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है। मैं रात में शरीर को मेज पर रख सकता हूँ। जब हम आते हैं मैं उसे बिस्तर तक ले जा सकता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, फ्राई ने अचानक टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी के बगल में दफनाने के लिए पैसे छोड़े हैं। पूर्ण शांति से उन शब्दों को कहने के बाद वह लाउवेस की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति और कृतज्ञता से परेशान हुए बिना सीधे अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। क्लेन ने बारीकी से पीछा किया और एक प्रश्न के बारे में सोचा। यदि मौसम अभी भी जून या जुलाई जितना गर्म होता तो लाउवेस अपनी पत्नी की लाश से कैसे निपटता? तेज हवाओं वाली बहुत अंधेरी रात चुने, लाश को तुसोस नदी या खोए नदी में फेंक दे, या बस एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दो। क्लेन को पता था कि कब्रिस्तान में दफनाने की आवश्यकता वाला कानून 1000 साल से भी पहले पिछले युग के अंत में स्थापित किया गया था। प्रत्येक देश के 7 प्रमुख चर्चों और शाही परिवारों ने पानी के भूतों, लाशों और बेचैन करने वाले राक्षसों की संख्या में कटौती करने के लिए कानून को मंजूरी दे दी थी। प्रत्येक देश ने मुफ्त भूमि प्रदान की, जबकि प्रत्येक चर्च निगरानी रखने और गश्त करने का प्रभारी था। आवश्यक श्रम शक्ति का भुगतान करने के लिए वे केवल दाह संस्कार और दफनाने के लिए न्यूनतम शुल्क लेते थे। लेकिन फिर भी वास्तव में गरीब अभी भी इसे वहन नहीं कर सकते। लोअर स्ट्रीट पर 134 आयरन क्रॉस स्ट्रीट छोड़ने के बाद 3 नाइटहॉक्स और बिट्स माउंटबेटन अलग हो गए। चुपचाप वे वेस्टबरो में पास के कार्यस्थल की ओर मुड़ गए। जैसे ही वे करीब आए, क्लेन ने एक लंबी कतार देखी। ये बिल्कुल वैसा ही था जब पृथ्वी पर फूडहॉलिक साम्राज्य के लोग एक दुकान के लिए कतार में खड़े थे जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। जगह खचाखच भरी हुई थी। वहां लगभग 100 हैं, नहीं 200 के करीब। वह आश्चर्य से बुदबुदाया। उसने देखा कि कतार में लगे लोग फटे हुए कपड़ों में सुन्ना भाव लिए हुए थे। वे कभी कभार ही अधीरता से कार्यस्थल के दरवाजे की ओर देखते थे। फ्राई ने धीमी गति से कहा और ठंडे स्वर में कहा, प्रत्येक वर्कहाउस द्वारा प्रतिदिन स्वीकार किए जाने वाले बेघर गरीबों की संख्या की एक सीमा होती है। वे उन्हें केवल कतार के क्रम के आधार पर ही ले सकते हैं। बेशक वर्कहाउस जांच करेगा और असफल होने वालों को प्रवेश देने से मना कर देगा, मानदंडों को पूरा करने के लिए। हाल के महीनों में आर्थिक मंदी ने भी एक भूमिका निभाई है। लियोनार्ड ने आह भरी। जो लोग कतार में नहीं लग पाते उन्हें अपना खुद का रास्ता निकालना होगा। क्लेन ने अवचेतन रूप से पूछा। वे दूसरे वर्कहाउस में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अलग अलग वर्कहाउस के संचालन के घंटे अलग अलग होते हैं। हालांकि हर एक में एक ही लंबी लाइन होती है। उनमें से कुछ दोपहर 2 बजे से इंतजार करेंगे। फ्राई रुक गया। बाकी लोग ज्यादातर एक दिन के लिए भूखे रहते हैं। फिर वे नौकरी खोजने की अपनी क्षमता खो देते हैं और एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं जो सीधे मौत की ओर ले जाता है। जो लोग कठिनाई का सामना नहीं कर सकते वे अंत में बने रहने के अपने संघर्ष को खो देते हैं। कानून का अच्छा पक्ष। क्लेन आह भरने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अखबार कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं छापते। मिस्टर फ्राई, मैंने शायद ही कभी आपको इतना बोलते हुए सुना हो। मैं एक बार देवी के कार्यस्थल में पादरी था। फ्राई ने अपना ठंडा रवैया बनाए रखा। जब वे तीनों वेस्टबरो में वर्कहाउस के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने वर्कहाउस में ले जाने से पहले दरबान को अपने पहचान दस्तावेज दिखाए, जो कतार में खड़े लोगों को अहंकार से देख रहा था। कार्यस्थल को एक पुराने चर्च से बदल दिया गया था। पूरे मास हॉल में गद्दे और झूले थे। एथलीट फुट की गंध के साथ पसीने की तीखी गंध हर कोने में फैल गई। हॉल के अंदर और बाहर कई गरीब परिवार थे। कुछ ने चट्टानों को तोड़ने के लिए हथौड़े घुमाए, कुछ ने हुक्म उठाया। कोई भी स्वतंत्र नहीं था। गरीब लोगों को कार्यस्थलों पर बहुत अधिक भरोसा न करने और बदमाश न बनने देने के लिए 1336 में स्थापित गरीब कानून ने एक नियम लागू किया जिसके तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति अधिकतम 5 दिनों के लिए ही कार्यस्थल में रह सकता है। इससे अधिक समय तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बाहर निकाल दिया जाएगा। 5 दिनों के दौरान उन्हें शारीरिक श्रम करना होगा, जैसे चट्टाने तोड़ना या ओकम चुनना। ये वही कार्य हैं जो जेल में अपराधी करते हैं। फ्राई ने बिना अधिक भावुक हुए क्लेन और लियोनार्ड को संक्षेप में समझाया। लियोनार्ड ने अपना मुंह खोला और किसी को यकीन नहीं था कि वह चिढ़ा रहा था या समझा रहा था। जब वे इस कार्यस्थल को छोड़ देंगे तो वे दूसरे में जा सकते हैं। बेशक वे अंदर जाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हे, शायद कुछ लोगों के लिए गरीब लोग अपराधियों की तरह हैं। उद्धरण चिन्ह ... हुक्म उठा रहे हो। क्लेन शांत था। वह नहीं जानता था कि और क्या पूछे। पुरानी रस्सियों के रेशे वास्तव में नावों के अंतराल को सील करने के लिए एक बेहतरीन सामग्री है। फ्राई रुका और उसे जमीन पर जले हुए निशान मिले। कुछ मिनट बाद वर्कहाउस के निदेशक और पादरी वहां पहुंचे। वे दोनों लगभग 40 वर्ष के पुरुष थे।
सेलेस ने यहाँ आग लगाई और खुद ही जलकर मर गया। लियोनार्ड ने जमीन पर राख के निशान की ओर इशारा करते हुए पूछा। वर्कहाउस का निदेशक चौड़े उबड़ खाबड़ माथे वाला एक व्यक्ति था। उन्होंने उस क्षेत्र को स्कैन किया जहां इंस्पेक्टर मिशेल नीली आंखों से इशारा कर रहे थे और पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, इससे पहले क्या सेलेस ने किसी भी तरह से अजीब व्यवहार किया था? क्लेन ने पूछा। कार्यस्थल के निदेशक ने सोचा और कहा, उस व्यक्ति के अनुसार जो उसके बगल में सोया था, सेलेस जब कर रहा था, भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, दुनिया बहुत गंदी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सामान्य उसी तर्ज पर वह आक्रोश और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब हर कोई सो रहा था तब वह सभी केरोसिन लैंप को तोड़ देगा और आग जला देगा। भगवान का शुक्र है किसी को समय पर पता चल गया और उसकी दुष्टता को रोक दिया कार्यवाही करना। क्लेन और लियोनार्ड को कुछ लोग मिले जो पिछली रात सेलेस के बगल में सोए थे, और उन्हें वह गार्ड भी मिला जिसने इस त्रासदी को रोका था। हालांकि उन लोगों के पास बताने के लिए कुछ भी नया नहीं था। निस्संदेह उन्होंने स्पिरिट विजन अक्ल का प्रयोग किया और यह जांचने के लिए अन्य तरीके की क्या कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या उन्हें गुमराह कर रहा है। ऐसा लगता है कि सेलेस के मन में बहुत पहले से बदला लेने और आत्मा विनाश करने का विचार था। यह एक बहुत ही सामान्य मामला लगता है। लियोनार्ड ने अपनी राय व्यक्त करने के लिए निदेशक और पादरी के चले जाने तक इंतजार किया। क्लेन ने विचार किया और कहा, मेरी भविष्यवाणी मुझे बताती है कि एक अलौकिक कारक ने इस मामले को प्रभावित किया था। लियोनार्ड ने निष्कर्ष निकाला, आइए सेलेस के आग मामले को अस्थायी रूप से खत्म कर दे। तभी फ्राय ने अचानक कहा, नहीं, शायद एक और संभावना है। उदाहरण के लिए सेलेस ने किसी और के उकसावे पर काम किया, एक बियोडर जिसने कोई अलौकिक उपाय नहीं किया। क्लेन की आंखें चमक उठी और उसने दोहराया, यह बहुत संभव है, जैसे कि पहले का इंस्टिगेटर, भड़काने वाला ट्रिस, लेकिन इसका श्रीमती लाउविस की मृत्यु से कोई संबंध नहीं होगा। उसने अपनी भौहों को हल्के से सिकोड़ते हुए सोचा। क्लेन और फ्राय के अनुमानों को सुनने के बाद लियोनार्ड ने अपना कॉल खींचा और धीरे धीरे कहा, फिर हमें कार्यस्थल में उन सभी लोगों की जांच करनी होगी जो सेलेस के संपर्क में आए थे, साथ ही उन सभी की जांच करनी होगी जो उसके दिवालिया होने के बाद उसके संपर्क में आए थे और उसे बाहर निकाल दिया गया था घर का। ये वास्तव में बहुत परेशानी भरा है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अलग हो जाएं और यहाँ एक सरसरी जांच करें, फिर वेस्ट बरो में रिपोर्ट की गई तीसरी मौत पर जाएं और बाकी पुलिस पर छोड़ दें। ठीक है, क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। फ्राय को कोई आपत्ति नहीं थी। वह उन लोगों की ओर मुड़ा जो कल रात सेलेस के पास सो रहे थे। क्लेन सवाल करने के लिए किसी को ढूंढने ही वाला था कि उसने अचानक देखा कि लियोनार्ड उसकी ओर घूर रहा था। वह कार्यस्थल के साइड हॉल में अपनी ठुड्डी से हरकत कर रहा था। वह क्या चाहता है? क्लेन थोड़ा खोया हुआ था। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही ना हो और हॉल के चारों ओर टहलने लगा, फिर लियोनार्ड के पीछे पीछे साइड हॉल में चला गया जबकि फ्राय का ध्यान भटक रहा था। वे विभाजन के बीच से होते हुए एक शांत कोने में चले गए जिसके आसपास कोई नहीं था। मेरे पास एक परिकल्पना है, लियोनार्ड ने अचानक एक टूटी हुई खिड़की के सामने रुकते हुए कहा। क्लेन ने असमंजस में इधर उधर देखा। आपकी परिकल्पना क्या है? लियोनार्ड ने अपनी गहरी हरी आंखों के साथ एक प्रश्न का उत्तर दिया, यदि कोई अलौकिक कारक नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि श्रीमती लाउविस का परिणाम क्या होता? क्लेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीरता से कहा, वही, बस 1 या 2 सप्ताह की देरी हुई, शायद 1 महीने की। लेकिन उनके जैसे परिवार के लिए उन्होंने डॉक्टर को केवल तभी देखा होगा जब वह वास्तव में अपनी सीमा पर थी। जैसे जब तक उसकी हृदय संबंधी समस्याएं बदतर होती जाएंगी, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो फिर सेलेस का क्या हुआ? अगर उसे किसी ने उकसाया नहीं होता तो उसका अंत कैसा होता? लियोनार्ड ने फिर पूछा। क्लेन ने विचार किया और कहा, जानकारी में दिए गए विवरण से पता चलता है कि सेलेस पहले से ही अपने दिवालियापन को लेकर बहुत गुस्से में था और गुस्से में था कि किसी ने उसे नहीं बचाया। मुझे लगता है कि उसने देर सबेर अपना प्रतिशोध लिया होगा, लेकिन लोगों से नहीं, कार्यस्थल पर उसने उस बॉस को निशाना बनाया होगा जिसने उसे दिवालिया बना दिया या बैंक के कर्मचारियों को जिसने उसका घर जब्त कर लिया। उसके प्रतिशोध का परिणाम क्या होगा? लियोनार्ड ने दबाव डाला। बिना किसी संदेह के उसने पहले ही अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया था। चाहे उसके प्रतिशोध का परिणाम कुछ भी हो, वह मर ही जाता। क्लेन ने सकारात्मक उत्तर दिया। लियोनार्ड ने सिर हिलाया और अपनी विशिष्ट चंचल मुस्कान प्रकट की। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रीमती लाउविस और सेलेस दोनों ही ऐसे लोग थे जिनकी जल्द ही मृत्यु होनी तय थी? क्लेन एक जानकार कीबोर्ड योद्धा था। सवाल सुनने पर उसने तुरंत अनुमान लगाया। आप कह रहे हैं कि उनकी मौतें कुछ अलौकिक कारकों के कारण आगे बढ़ी, लेकिन क्यों? अधिक सटीक वर्णन ये होगा कि उनकी जीवन शक्ति किसी अलौकिक कारक द्वारा छोटी कर दी गई थी। ये चोरी हो गई थी। और जब दुष्ट देवताओं और शैतानों को बुलाने या भयानक शाप देने की बात आती है तो जीवन शक्ति सबसे अच्छी सामग्री है। क्लेन के अनुमान को सही करते हुए लियोनार्ड मुस्कुराए। बुरे देवताओं और शैतानों को बुलाना या भयानक श्राप देना। क्लेन ने लियोनार्ड की पन्ना आंखों में देखा और कहा, आधे संदेह में आपको इस बारे में बहुत यकीन है, लेकिन फिलहाल हमारा जांच नमूना केवल 2 पर है। लियोनार्ड व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे। क्लेन, हमारे बीच किसी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 के नियंत्रण से मुक्त होते देखा है और मुझे पता है कि तुम विशेष हो और तुम्हें ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि मैं थोड़ा अलग हूं औसत बियॉन्डर से। जैसे ही उसने क्लेन की आंखों में देखा उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैंने आपको बताया है कि इस दुनिया में कई विशेष लोग हैं जो हमेशा वह काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, जैसे कि आप और मैं। इस दुनिया का एक लंबा इतिहास है। ऐसी कई जादुई वस्तुएं हैं जिन्हें लोग प्राप्त करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। वे अपने शो के स्टार बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन यह असंभव है कि उनमें से केवल 1 या 2 ही हो। मुझे नहीं लगता कि अपने रहस्यों के साथ एक बियॉन्डर एक बुरा व्यक्ति या दुष्ट ठग है। मुझे नहीं लगता कि हमें यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उनकी विशेष क्षमताएं कहां से आती हैं और वे क्या दर्शाते हैं। जब तक चूंकि आपकी हरकतें मुझे नाइटहॉक्स या टिंडनसिटी को खतरे में नहीं डाल रही हैं, तो आप अभी भी मेरे साथी हैं। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसी नजरिए से देखेंगे। बेशक इस बारे में बात न करना ही बेहतर है। उच्च अधिकारी वे धुंधले लोग पुराने जमाने के और रूढ़िवादी हैं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे जैसे विशेष लोग निश्चित रूप से नियंत्रण खो देंगे, निश्चित रूप से दुष्ट देवताओं या शैतानों का आकर्षण और प्रलोभन महसूस करेंगे। लेकिन मेरे पास उससे कहीं अधिक रहस्य हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लेन ने मन में सोचा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं भी आपके जैसी ही भावनाओं को साझा करता हूं।
मैं केवल आपके कार्यों और आपके उद्देश्यों को देखूंगा और इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप कितने विशेष हैं। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपके रहस्यों की जांच न करूं। ये कहने के बाद उसने अपने दिल में कहा, नहीं, वास्तव में मुझे बुरा लगता है और मैं बहुत उत्सुक हूं, लेकिन अभी मैं इसे सहन कर रहा हूं। लियोनार्ड सोचता है कि वह किसी शो स्टार है। उसकी किस तरह की मुठभेड़ें हुई और उसके पास किस तरह की जादुई वस्तुएं हैं। लियोनार्ड ने अपनी शर्ट के बटन खोले और हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि हमारे पास ये समझ है। एक्शन उपन्यासों में इसे दो नायकों की मुलाकात कहा जाता है। इतिहास के पहिए गतिमान हैं। कितना बेशर्म। क्लेन ने एक सहज मुस्कान दी। वह जानता था कि वाक्यांश इतिहास के पहिए गतिमान हैं सम्राट रोसेले से आया था। लियोनार्ड तेजी से इधर उधर चला गया। जैसे ही उसने अपने मुंह के कोनों को मोड़ा, उसकी हरी आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं ईमानदार रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन मौतों के शिकार लोग अगले 3 महीनों के भीतर मर गए होंगे, लेकिन उनकी मौतों को पिछले 2 हफ्तों में किसी ने किसी माध्यम से सामने ला दिया है। दूसरे पक्ष का उद्देश्य दुष्ट देवताओं या शैतानों को बुलाना या भयानक बड़े पैमाने पर अभिशाप देना होना चाहिए। अपराधी के लिए अपनी हत्याओं को छिपाना आसान है, ये देखते हुए कि उनके पीड़ितों ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वे जल्द ही मरने वाले हैं। ये पुलिस विभाग का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा या नाइट हॉक्स मैंडेटेड पनिशमेंट या द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा। अपराधी की तैयारी के चरण के दौरान मशीनरी हाइव माइंड क्लेन ने खुद से बुदबुदाया और अपराधी की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण किया। लियोनार्ड मुस्कुराए और सहमत हुए, ये सही है। यदि 3 स्वस्थ सामान्य लोग अचानक मर जाते हैं तो यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा और जांच कराएगा। फिर हम अनुष्ठान के लिए उपयोग की जाने वाली वेदी को कैसे ढूंढेंगे। भले ही अपराधी किसी दुष्ट देवता शैतान को बुलाना चाहता हो या भयानक श्राप देना चाहता हो, उसे एक बलि वेदी एक अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। काटा हुआ जीवन बल को भी एक समान स्थान पर संग्रहित करना होगा। क्लेन ने लियोनार्ड पर विश्वास करना चुना क्योंकि उसके पास कोई अन्य सुराग नहीं था और वह कोई अन्य निष्कर्ष निकालने में असमर्थ था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लियोनार्ड हंसे और कहा, क्लेन, क्या यह आपके पेशेवर क्षेत्र में नहीं है? क्या आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी वेदी के आसपास क्या हो रहा है? क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लियोनार्ड ने वर्णन किया, केंद्र में वेदी के साथ मृत्यु की एक मोटी आभा। 10 मीटर के दायरे में अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी जीवित चीज नहीं होगी। आसपास का तापमान होगा औसत तापमान से कम 5 डिग्री कम। ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं और श्रीमती लाउविस और बाकी लोगों की चुराई गई जीवन शक्ति वेदी के भीतर रहेगी। आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दी जाएगी। ऐसा कहने के बाद उन्होंने क्लेन की ओर देखा और चिढ़ाया, मुझे लगता है कि आप मोटे तौर पर अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि निम्नलिखित गुणों वाली वेदी कहां होगी। क्लेन ने थोड़ा सा गुस्सा किया और गंभीरता से उत्तर दिया, जब तक ये टिंडन सिटी के भीतर है। इसके अलावा मुझे एक शांत जगह की आवश्यकता होगी जहां मुझे परेशान न किया जाए। उदाहरण के लिए मेरा घर। मुझे श्रीमती लाउविस के निजी सामान की भी आवश्यकता होगी और बाकी भी। क्लेन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि लियोनार्ड डार्क आर्ट्स में कुछ ज्यादा ही जानकार है। कोई बात नहीं, लियोनार्ड हंसे। वह अचानक क्लेन के पास से गुजरा और हॉल की ओर चला गया और कुछ नहीं कहा। उस आदमी की निश्चित ही एक अनोखी शैली है। क्लेन ने मन ही मन शाप दिया और उसका अनुसरण किया। जब लियोनार्ड ने फ्राई को गंभीरता से नोट्स लेते हुए पाया तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पास एक परिकल्पना है और उम्मीद कर रहा था कि क्लेन इसे आजमाएगा। कैसी परिकल्पना? फ्राई ने ठंडा दिखाई देते हुए पूछा। अगर कोई नतीजा निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं रोजेन और बाकी लोगों द्वारा उपहास नहीं उड़ाना चाहता। लियोनार्ड ने एक सन की बहाना दिया और विषय बदल दिया। फ्राई ने आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने निर्देशों के अनुसार कार्य किया और पास के पुलिस स्टेशन से सेलिस और श्रीमती लाउविस का निजी सामान प्राप्त किया। फिर क्लेन के घर पर अपने सहयोगियों से मुलाकात की। लिविंग रूम में रुके और किसी को मुझे परेशान न करने दें। क्लेन ने अपनी जेब घड़ी निकाली और समय देखा। अब लगभग 6 बज रहे थे। मेलिसा किसी भी समय वापस आ सकती है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। लियोनार्ड ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे और लिविंग रूम के चारों ओर घूमने लगा। फ्राई सोफे पर चुपचाप बैठ गया। क्या लियोनार्ड के पास ADHD है? क्लेन चिल्लाया और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एक वेदी स्थापित की और किसी भी गड़बड़ी को दूर करने के लिए देवी से मदद मांगी। फिर क्लेन ने कागज के एक टुकड़े पर एक भविष्यवाणी कथन लिखा। वेदी की स्थिति। उन्होंने खुद को किसी भी जानकारी से वंचित होने से बचाने के लिए एक व्यापक बयान दिया। कागज के टुकड़े और मृतकों के सामान को पकड़कर क्लेन अपने बिस्तर पर लेट गया। उन्होंने सबसे पहले लियोनार्ड द्वारा वर्णित दृश्य को याद किया, फिर चुपचाप उस कथन को 7 बार पढ़ा। सबसे पहले उसने कोहरे की दुनिया का उपयोग करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह अजीब और रहस्यमय लियोनार्ड नीचे था। कौन जानता था कि उसे अनुष्ठान के बारे में कुछ अजीब नजर आएगा। दूसरे, उसकी सिर औषधि पूरी तरह पचने वाली थी। ये संभावना थी कि अनुष्ठान की सहायता उसकी भविष्यवाणी की सफलता के लिए पर्याप्त थी। क्लेन कोहरे की दुनिया में प्रवेश करने का अवसर खोजने पर तभी विचार करेगा जब उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आखिरकार किसी दुष्ट देवता या शैतान को बुलाना कुछ ऐसा था जिससे बेंसन, मेलिसा और खुद को खतरा हो सकता था। चिंतन की सहायता से वह तुरंत स्वप्न में प्रवेश कर गया और एक धुंधला भ्रामक खंडित दृश्य देखा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने एक छवि तैर गई। ये 2 मंजिला भूरा नीला घर था जो सूर्यास्त की चमक में नहाया हुआ था। पहली मंजिल की खिड़कियां कसकर बंद थीं और गहरे पर्दों में कोई जगह नहीं थी। हालांकि समय समय पर उनका विस्तार और संकुचन हुआ। घर के चारों ओर की मिट्टी गहरे भूरे रंग की थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं उग रहा था। घर के चारों ओर का बगीचा छाया से ढका हुआ, जीर्ण शीर्ण और अंधेरा लग रहा था। घर के पास एक नदी चुपचाप बह रही थी। ... कुछ समय बाद क्लेन सपने से बाहर निकल गया। उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। लियोनार्ड की परिकल्पना सही थी। वह इमारत कहाँ हो सकती है? टिंडन शहर में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि वेस्ट बरो, साउथ वेस्ट बरो, बंदरगाह क्षेत्र, विश्वविद्यालय क्षेत्र। उसने अपनी आंखें खोली और जैसा उसने सोचा था उसके चेहरे को रगड़ा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। 2 डैफोडिल स्ट्रीट, लिविंग रूम के अंदर जो सांझ की चमक से रंगा हुआ था। क्लेन ओरियल खिड़की के सामने खड़ा था जैसा उसने फ्राई और लियोनार्ड को बताया था। मेरी भविष्यवाणी से कुछ पता चला। मैंने अपने सपने में एक भूरी नीली 2 मंजिला इमारत देखी। पहली मंजिल की खिड़कियां कसकर बंद थीं और पर्दे लगे हुए थे।
ये कुछ मीटर भूरी मिट्टी से घिरा हुआ है, जिसमें कोई हरियाली नहीं है या इसमें एक बहुत ही उदास बगीचा भी है, जैसा कि आप एक डरावनी कहानी में पाते हैं। एकमात्र विशेषता जिसका उपयोग इसे पहचानने के लिए किया जा सकता है वह है पास की एक नदी, थोड़ी चौड़ी नदी। ये तुस्कोक नदी या खोए नदी हो सकती है। हम केवल उन्मूलन की प्रक्रिया के माध्यम से ही इसका पता लगा सकते हैं। उम्मीद है कि हम अभी भी इसे समय पर बना सकते हैं। तुसोक नदी लोएन साम्राज्य की सबसे बड़ी नदी थी, जो उत्तर पश्चिम से आती थी जहां मिरमिन्स पर्वत था। ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती थी, मिडुसीशायर आवा काउंटी से गुजरती हुई और फिर राजधानी बेक्लुन से गुजरती हुई और प्रिट्स हार्बर के पास समुद्र में गिर जाती थी। जिन स्थानों पर यह टिंडन सिटी में एकत्रित हुआ उनमें वेस्ट बरो का दक्षिण पश्चिमी कोना और साउथ बरो में बंदरगाह शामिल थे। खोए नदी का स्रोत उत्तरी यौ पर्वत से आया था, क्योंकि यह पूर्वी बरो में विश्वविद्यालय जिले से होकर गुजरती थी और स्थानीय रूप से तुसोक नदी में विलीन हो जाती थी। वे टिंडन के आसपास की 2 मुख्य नदियां थीं, बाकी को केवल धाराएं माना जा सकता है और उनमें से किसी में भी विस्तृत जल सतह नहीं थी। क्लेन का विवरण सुनने पर पीली और ठंडी फ्राई ने सहमति में हल्के से सिर हिलाया। चूंकि कोई अन्य सुराग नहीं था, उन्मूलन की प्रक्रिया ही एकमात्र प्रभावी तरीका था। तभी लियोनार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम लक्ष्य के संभावित स्थानों को कम कर सकते हैं। हम संभावनाओं को कैसे कम कर सकते हैं? क्लेन ने चांदी की बेलपत्ती पॉकेट घड़ी की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ ली और जवाब में पूछा। लियोनार्ड हंसे। एक योजना और लक्ष्य वाला अपराधी अपनी वेदी के स्थान से कहीं दूर लक्ष्य का चयन करेगा। यह उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति का परिणाम है, सुरक्षित रहने के लिए। केवल तब जब बहुत से लोग जल्द ही मरने वाले न हो, उसकी वेदी से दूर के क्षेत्रों में बचे लोगों को क्या वह निकट के लक्ष्यों पर विचार करेगा। इसलिए हमें जानकारी को फिर से पढ़ना चाहिए, उन क्षेत्रों को बाहर करना चाहिए जहां मौत की घटनाओं की संख्या औसत मानकों से तेजी से बढ़ी है। यह सुनकर क्लेन की आंखें चमक उठी। शानदार अनुमान। उसी समय उसने अंदर ही अंदर आह भरी, मैंने वास्तव में जासूस बनने की प्रतिभा नहीं है। फ्राई ने सिर हिलाया और कॉफी टेबल पर रखे दस्तावेज उठाए और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद उसने अपनी कर्कश आवाज को गहरा किया और कहा, वास्तव में ऐसा एक क्षेत्र है और केवल एक ही संभावना है। कौन सा क्षेत्र? क्लेन ने पूछा। फ्राई ने सूचनाओं का मोटा ढेर लियोनार्ड को दे दिया जो उसके बगल में था। उसने अपने पतले होंठ भींचे और कहा, वेस्ट बरो। ये वेस्ट बरो है। क्लेन ने अपनी मुट्ठी बंद की और तुरंत सुझाव दिया, तो फिर चलो वेस्ट बरो के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की खोज करें। वह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। मैं सहमत हूं। लियोनार्ड ने सहमति व्यक्त करते हुए अपने हाथों में कागजात लहराए, जैसे कि वह व्यक्ति नहीं था जिसने उनकी खोज के दायरे को कम करने का सुझाव दिया था। ... दोपहिया गाड़ी कीचड़ भरी सड़क पर धीरे धीरे चली। उनके बगल में सूर्यास्त की लाल और नारंगी चमक एक चौड़ी नदी से झलक रही थी, जो सूर्यास्त की गोधूली चमक से रंगी हुई थी। क्लेन और फ्राई ने गाड़ी के दोनों ओर की खिड़कियों से बाहर देखा, एक के बाद एक घर का निरीक्षण किया। वे एक जीर्ण शीर्ण बगीचे वाले भूरे नीले घर की तलाश कर रहे थे। यदि संभव हो तो वे इस बात पर ध्यान देंगे कि पहली मंजिल पर पर्दे लगे हैं या नहीं। लियोनार्ड इत्मीनान से अपने मूल स्थान पर बैठे गाड़ी की दीवार के सहारे टिककर एक लोकप्रिय स्थानीय धुन गुनगुना रहे थे। धुंधला दृश्य उड़ गया और क्लेन ने अपनी आंख के कोने से एक भूरी नीली 2 मंजिला इमारत को देखा। इमारत के सामने एक उदास बगीचा था जो खंडहर में दिखाई दे रहा था। यह पाया, क्लेन ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, फ्राई और लियोनार्ड खिड़की से बाहर देखने के लिए आगे बढ़े। उनके बीच लगभग कोई जगह नहीं थी। जैसे जैसे गाड़ी इमारत के करीब पहुंची, पहली मंजिल पर खींचे गए काले पर्दे 3 नाइटहॉक्स की आंखों के सामने दिखाई देने लगे। क्लेन को यह जानने की भी जरूरत नहीं थी कि उनके पास सही इमारत है या नहीं, उसे पूरा यकीन था कि यह वही इमारत है जो उसने सपने में देखी थी। यहीं पर दुष्ट वेदी स्थापित की गई थी। उनमें से किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी चालक को आगे गाड़ी चलाने की अनुमति दी। वे अपने लक्ष्य को पार कर गए और उससे दूर चले गए, जैसे कि वे अभी अभी गुजर रहे हों। जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें इमारत दिखाई नहीं दी। लियोनार्ड ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। क्लेन, इस गाड़ी में जोटलैंड स्ट्रीट पर लौटे और कैप्टन को सहायता के लिए यहां आने के लिए कहें। लियोनार्ड ने अपनी उंगलियां चटकाई और अपने साथी की ओर देखकर मुस्कुराया। क्या वह मुझे नौसिखिया समझ रहा है और मुझे ऐसे खतरनाक मिशन में शामिल नहीं होना चाहिए? यह आदमी अभी भी काफी अच्छा लड़का है। क्लेन दंग रह गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लियोनार्ड का क्या मतलब था। फ्राई ने सहमति में सिर हिलाया। आपने अभी अभी युद्ध प्रशिक्षण शुरू किया है और आपकी नौकरी एक सहायक भूमिका है। मैं जानता हूं, और जो व्यक्ति एक अनुष्ठान के लिए इतने सारे लोगों की हत्या कर सकता है, वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। केवल कैप्टन ही इस स्थिति को कम भयावह बना सकता था। क्लेन ने एक सांस ली और तर्कसंगत रूप से सहमत हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने से पहले लियोनार्ड की ओर देखा, फिर फ्राई की ओर देखा और कहा, सावधान रहें। चिंता मत करो, मैं अपनी जिंदगी को बहुत महत्व देता हूं। जब तक कैप्टन नहीं आ जाता, हम सिर्फ निगरानी रखेंगे, करीब नहीं आएंगे। लियोनार्ड मुस्कुराए। फ्राई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केवल अपना सूटकेस उठाया। क्लेन थोड़ी देर के लिए शांत रहा, फिर उसने एक तांबे का पैसा निकाला और कहा, मुझे एक बार तुम्हारे लिए अनुमान लगाने दो। उन्होंने नारा लगाया, यहाँ जो होगा उसका परिणाम अच्छा होगा। उसने सिक्का उछाला, उसी समय उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डांग, सिक्का हवा में उछला, फिर मजबूती से क्लेन की हथेली में आ गिरा। क्लेन ने देखा और देखा कि यह राजा का सिर था। उसने तुरंत राहत की सांस ली। ये केवल एक धुंधला प्रतीक है, इसलिए अन्य व्याख्याएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समय सावधान और विवेकपूर्ण रहें। उन्होंने फ्राई और लियोनार्ड को एक दृष्टा की तरह समझाया। लियोनार्ड पहले ही घूम चुका था। उसने हाथ हिलाया और गाड़ी से कूद गया। मेरी 80 वर्षीय दादी की तरह चिड़चिड़ा। फ्राई ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपना सूटकेस लेकर उतर गया। अपने दोनों साथियों को लक्ष्य भवन की ओर जाते हुए देखकर क्लेन ने अपने बगल के पिस्तौलदान में रिवॉल्वर को छुआ और ड्राइवर से कहा, जोटलैंड स्ट्रीट। ड्राइवर, जिसे घंटे के हिसाब से काम पर रखा गया था, ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन घोड़ों को यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। अल्पविराम 36 जोटलैंड स्ट्रीट। जब क्लेन ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश किया तो रोजन, श्रीमती ओरियाना और अन्य लोग पहले ही काम से छुट्टी ले चुके थे। यह सामान्य रूप से शांत और धुंधला था। डन अतिथि क्षेत्र में सोफे पर बैठा था। गैस लैंप जला हुआ नहीं था और वह अपने काले विंडब्रेकर में अंधेरे में घुलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कोई सुराग मिला? क्लेन, जो कैप्टन की तलाश कर रहा था, को डन की गहरी आवाज से झटका लगा।
क्लेन तेजी से घुमा और डन की भूरी आंखों में देखते हुए बोला, हम। उसने तुरंत उसे लियोनार्ड की साहसिक परिकल्पना, भविष्यवाणी के माध्यम से उसकी पुष्टि और उसके बाद घर की खोज के बारे में बताया। जहां तक लियोनार्ड के आत्मविश्वास और उस विशिष्टता की बात है जिसकी लियोनार्ड ने चर्चा की थी, वे महत्वहीन थे और स्पष्ट रूप से उल्लेख करने लायक नहीं थे। डन ने समय समय पर कटौती की। जब ब्रीफिंग खत्म हुई तो वह अचानक खड़े हो गए और दरवाजे की ओर चल दिए। जब वह लगभग सीढ़ियां उतरने ही वाला था तो वह मुड़ा और बोला, मैं लगभग भूल ही गया था, अगर यहाँ कोई आपात स्थिति हो तो आप यहीं रुके। ठीक है, क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसी समय केनली के अलावा जो चार्ल्स गेट की सुरक्षा में तैनात थे, अन्य नाइट हॉक मैदान में व्यस्त थे। डन स्मिथ कुछ कदम नीचे भागे और अचानक रुक गए। जैसे ही उसने अपनी टोपी पहनी, वह दरवाजे से क्लेन पर चिल्लाया, दरवाजा बंद करो और मेरे पीछे आओ। अरे, हमें लड़ाई में शामिल होने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले तुम माहौल का अंदाजा लगा सकते हो और दूसरा, हमें अंतिम खोज या निरीक्षण के दौरान अनुष्ठानिक जादू की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, आपको कम से कम 50 मीटर दूर रहना होगा। आप इमारत के करीब नहीं जा सकते। क्लेन स्तब्ध रह गया और दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। ... सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और उफनती टुसोक नदी भयानक और अंधेरी हो गई। काले बादलों ने लाल चांद को ढक लिया, जिससे भूरी नीली 2 मंजिला इमारत छाया में छिपे राक्षस की तरह दिखने लगी। इमारत के सामने का बगीचा बेहद शांत था। ऐसा लगता था जैसे इसमें न तो कोई कीड़े थे, न ही कोई अन्य प्रकार का जीवन। क्लेन ने दूर से दृश्य को देखा। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि अनगिनत डरावनी चीजें छुपी हुई थी, इंतजार कर रही थी और खूनी दावत की भूखी थी। उसने डन, लियोनार्ड और फ्राई को अंधेरे में घुलते मिलते लक्ष्य भवन की ओर सावधानी से आगे बढ़ते देखा। ... भूरी नीली इमारत की दूसरी मंजिल पर बिना किसी रोशनी वाले शयनकक्ष में गोल चेहरे वाली एक सौम्य और प्यारी युवा युवती अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। जटिल त्वचा देखभाल दिनचर्या के बाद जो उसने अभी अभी पूरी की थी, अपने चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसके दाहिने हाथ के बगल में एक चांदी का दर्पण था, जिसकी सतह खुरदरी थी, किसी आकृति को प्रतिबिंबित करने में लगभग असमर्थ थी। अचानक शीशे से खून की धार बह निकली। सौम्य और प्यारी दिखने वाली ट्रिसी की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। वह खड़ी हुई, खिड़की के पास गई और चुपचाप बाहर देखने लगी। कांच की खिड़कियों के बाहर जीर्ण शीर्ण बगीचे में चारों ओर लताएं उगाई थी। नदी धीरे धीरे बह रही थी, जिससे आसपास की इमारतों से गर्म चमक निकल रही थी, जिससे आकाश में तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। सब कुछ शांत था, मानो रात के आने का इंतजार कर रहा हो। ट्रिसी, जिसके पास सामान्य विशेषताएं थी जो उसे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बनाती थी, ने अपनी नजरें हटा ली और हुड के साथ लगे लंबे काले वस्त्र को लेने के लिए तेजी से कपड़े की रैक की ओर चली गई। उसने जल्दी से बागा पहना, बटन और बेल्ट बांधे और फिर हुड को अपने सिर के ऊपर खींच लिया और खुद को एक हत्यारे में बदल लिया। ट्रिसी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपना चेहरा घुमाया, जिससे तुरंत हुड के नीचे उसकी उपस्थिति धुंधली हो गई। इसके तुरंत बाद उसने अपनी कमर के पास छिपी हुई थैली से एक मुट्ठी चमकता हुआ पाउडर उठाया और एक मंत्र का पाठ करते हुए उसे अपने ऊपर बिखेर लिया। ट्रिसी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी रूपरेखा ऐसे गायब हो रही थी जैसे पेंसिल के निशान इरेजर से मिट रहे हों। छुपने का अपना जादू पूरा करने के बाद वह चुपचाप शयनकक्ष से बाहर चली गई। वह सामने वाले कमरे में चली गई और फिर बिना ग्रिल वाली खिड़की खोल दी। एक हल्की सी छलांग के साथ ट्रिसी खिड़की की चौखट पर खड़ी हो गई और इमारत के पीछे के घास के मैदानों को देखने लगी। उसने नीचे स्टील की बाड़ की ओर देखा जो रात के साथ जुड़ गई थी। वहां उसने लाश कलेक्टर फ्राई को देखा जो चुपचाप बाड़ के पार अपना रास्ता बना रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और पंख की तरह फड़फड़ाते हुए बिना आवाज किए घास के मैदान पर कदम रखा। फ्राई, जिसने काले रंग का विंडब्रेकर पहन रखा था, ने अपने हाथ में कस्टम रिवॉल्वर के साथ सावधानी से आसपास का सर्वेक्षण किया ताकि प्रतिशोधी आत्माओं या बुरी आत्माओं की तलाश की जा सके। वह ऐसी संस्थाओं को सीधे देख सकता था। ट्रिसी चुपचाप फ्राई के पास पहुंची और उसके पीछे चली गई। कब उसके हाथ में काला रंग लगा खंजर आ गया, पता ही नहीं चला। पूफ, उसने तेजी से वार किया और खंजर फ्राई की पीठ के निचले हिस्से में घूम दिया। लेकिन इस वक्त उसके सामने का दृश्य बिखर गया, जैसे सब कुछ एक भ्रम हो। ट्रिसी को एहसास हुआ कि वह अभी भी खिड़की पर खड़ी थी, अभी भी घास के मैदान और स्टील की बाड़ को देख रही थी। इस बार को छोड़कर केवल लाश संग्रह कर